जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सबको बहुत बहुत वेलकम फॉर कमिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग माय प्रोग्राम। हमारा आज 20th एपिसोड है, 20वां एपिसोड अपने इस प्रोग्राम का, वन आई कॉल दिल की आवाज। ये मेरे दिल की आवाज के प्रोग्राम का नमस्ते नमस्ते सत्या जी, नमस्ते टू एवरीबॉडी, हेलो। दिल की आवाज का आज 20th एपिसोड है, 20वां एपिसोड, एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, प्लीज मेरे इनको सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए प्लीज। I will know that it is good, and you can leave comments because I read all the comments all the time, and I have tons of comments। तो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ने में और देखने में भी अच्छा लगता है। हमने आज हेमंत कुमार पे बात करनी है। दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड, दैट आई विल स्पीक ऑन हेमंत कुमार। और हेमंत कुमार पे भी मैं बात करूंगा सिर्फ उसकी अपनी प्रोडक्शन, जो हेमंत कुमार ने खुद फिल्में बनाई हैं। ही हैज मेड 8 फिल्म्स इन हिंदी, 8 फिल्म्स इन हिंदी, एंड उनकी अपनी प्रोडक्शन के गानों की बात कर। अब वो इसलिए करूंगा क्योंकि ये तो सच है कि एक बार मैं हेमंत दा को मिला था कलकत्ता में। उनका मेनका सिनेमा होता था रविंद्र सदन के पास, रविंद्र सरोवर के पास, और वहां पर लेक, सदन एवेन्यू लेक के पास, लेक गार्डन्स के पास। तो मेनका सिनेमा के एकदम सामने उनका दरवाजा था ऊपर जाने का। मैं उनको उनके घर में मिला और मैं उनके साथ प्राय 1.5 से 2 घंटे तक बैठ के मैंने बातें की हैं। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरी माँ भी मेरे साथ गई थी मिलने के लिए। 1986, 87, 86, 87 की बात है ये, दैट आई मेट हिम। अब हेमंत दा ने मुझे बताया था एक बार बात करते करते कि वो माँ बेटा फिल्म की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने टैगोर का गाना यूज किया था, मन, मन मेरा उड़ता जाए, मन मन मोर मेघेर बोंदी, ये वाला जो गाना है ना टैगोर का। हाँ, मेघेर शोंगी, मनोमोर मेघेर शोंगी। उस गाने को उन्होंने रीस्ट्रक्चर करके यूज किया था, मन मेरा उड़ता जाए बना के। उन्होंने मुझे ये बताया था कि उन्होंने पहले लेखराज भाकड़ी, जो उसके डायरेक्टर थे, उनसे परमिशन मांगी थी कोई इस सिचुएशन पर इस गाने को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उनको लेखराज भाकड़ी ने जब ओके कहा था, तब उन्होंने इसको कंपोज करके बनाया और लता से गवाया था। मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय यही है कि जब दूसरों की फिल्में करते थे वो, चाहे जो भी फिल्म वो करते थे, तो उनको सिचुएशन के ऊपर और डायरेक्टर की डिमांड के ऊपर काम करना पड़ता था। दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल म्यूजिक, एवरीवन हु मेक्स द म्यूजिक। जब वो अपनी फिल्में बना रहे होते थे, तब तो वो खुद ही बना रहे थे ना, प्रोड्यूसर खुद ही थे। तो ये सच है कि डायरेक्टर वो कभी भी नहीं थे और डायरेक्टर के साथ बैठ के बात करते ही होंगे। लेकिन लेकिन वो अपनी फिल्मों में कैसा उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है, मैं आज इस पर बात करूं। कुछ ऐसी गाने हैं जो कि बहुत बड़े हिट हैं, जैसे अभी हमने सुन लिया, कहीं दीप जले कहीं दिल, इमॉर्टल, ऑल टाइम हिट गाना है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो ऑल टाइम हिट हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि हम लोगों ने या सुने नहीं हैं, या हम लोगों के कान में पड़े नहीं, या वो हिट नहीं हुए, वॉट एवर इज द रीजन। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी, कि यही है कि उनकी हर गाने में मेलोडी बहुत बहुत अच्छी है। ही वॉज वेरी वेरी मेलोडियस। जब भी वो कंपोजिशन बनाते थे, बहुत मेलोडियस बनाते थे। ये हमने गाना सुना 20 साल बाद फिल्म से। 20 साल बाद वॉज द फिल्म मेड इन 1962। बीरेन नाग ने डायरेक्शन की थी इसकी। बीरेन नाग वॉज अ वेरी यंग मैन एट दैट टाइम जब उन्होंने डायरेक्शन किया। लेट 30s में होंगे उस वक्त वो, उनकी उम्र, जब उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो बीरेन नाग ने इसकी डायरेक्शन की थी, और ये कहीं 20 साल बाद, जैसे हम सबको पता है, वॉज अ बिग हिट। दिस फिल्म इंट्रोड्यूस्ड बिस्वाजीत इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बिस्वाजीत पहले भी बहुत नामी एक्टर रह चुके हैं बंगाली फिल्म्स में,
और उनको इनवाइट किया गया था पहले साहब बीबी गुलाम में एक्ट करने के लिए बाय गुरुदत्त। गुरुदत्त वांटेड टू कास्ट हिम इन हिज ओन रोल, जो उन्होंने अपना रोल किया था उसमें उन्होंने रोल को कास्ट करने के लिए विश्वजीत को बुलाया था। उसका रीजन ये था कि जो उन दिनों में कलकत्ता में ऑन स्टेज साहब बीबी गुलाम की परफॉर्मेंस चल रही थी थिएट्रिकल, और उसमें विश्वजीत एक्ट कर रहे थे वही रोल, भोलानाथ का रोल। तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे गुरुदत्त, और उन्होंने उनको कहा था कि तुम हिंदी फिल्म में हमारे लिए इसमें एक्ट करो। anyhow it didn't match up, the dates वगैरह नहीं हुई या जो भी कुछ हुआ, and Gurudutt himself performed the role, और Biswajit got a chance to come to Bombay with 20 साल बाद, and with 20 साल बाद he became a hit hero and we all know about it. इसकी अब कहानी और सुनाता हूँ आपको, एक गाना और सुन लेते हैं फिर कहानी सुनाते हैं और भी 20 साल बाद के बाद। आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट। स्ट्रमिंग है ना स्ट्रिंग्स के ऊपर, कितनी खूबसूरत। what a beautiful song this is, what a beautiful song। बड़ा प्यारा गाया है और बड़ा प्यारा कंपोज किया है, और 20 साल बाद के सारे गाने कैफी आजमी के लिखे हुए हैं। दिस इज बाय कैफी आजमी। एक आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि 1950-51 में एक बंगाली फिल्म बनी थी जिगांक्षा नाम से, जिगांक्षा 51 होगी शायद। उसमें उसका म्यूजिक भी हेमंत दा का था, बंगाली फिल्म का म्यूजिक हेमंत दा का म्यूजिक था, और उसमें एक गाना था संध्या मुखर्जी का गाया हुआ, जो कि एग्जैक्टली इसी ट्यून पे चलता है, कहीं दीप जले कहीं दिल के ट्यून के ऊपर। ये उन्होंने अपनी ही उस पुरानी ट्यून को री यूज करके बनाया था, कहीं दीप जले कहीं दिल, और वो जिगांक्षा फिल्म भी यही थी जिसके ऊपर इन्होंने 20 साल बाद बनाई थी। सब्जेक्ट मैटर भी वही था, स्टोरी भी वही थी, उसी पर इन्होंने 20 साल बाद बनाई थी अपनी फिल्म। अब 20 साल बाद में ये तो ठीक है कि ये जिगांक्षा पर बनी है, लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये हाउंड्स ऑफ बास्करविले के स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है शर्लॉक होम्स की, आर्थर कैनन डॉयल की हाउंड्स ऑफ बास्करविले, तो ये उसके ऊपर इंस्पायर्ड स्टोरी है 20 साल बाद की, और जिगांक्षा की भी वही स्टोरी थी, उसके ऊपर इंस्पायर करके इन्होंने हिंदी में ये फिल्म बनाई थी। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, वेरी वेरी सक्सेसफुल फिल्म, वेरी नाइस फिल्म ऑल्सो, देखने में भी अच्छा लगती थी, मजा भी आता था देखने में, और गाने तो बिल्कुल बांध के रखते ही थे, गाने तो बांधते ही थे बिल्कुल। एक गाना और सुनते हैं इसका, ये जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम पुकारो कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो।
जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। आगे बढ़ता हूँ इससे 20 साल बाद के बाद से। हाँ, ये हाउंड्स ऑफ बास्करविले की स्टोरी है। ये वन ऑफ दो स्टोरीज है। सबको नमस्ते। और ये वन ऑफ दोज कहानी है, अगर आपने ओरिजिनल आर्थर कैनन डॉयल की स्टोरी लिखी हुई पढ़ी है तो वन ऑफ दोज बुक्स एंड स्टोरीज जो कि पढ़ते पढ़ते गूज पिंपल्स हो जाते हैं। इतनी ज्यादा इसके अंदर असर होता है ना, एक्साइटमेंट का, क्या कहूँ, वो डर का, मिस्ट्री का, कि गूज बम्प्स होने लग जाते हैं शरीर के अंदर पढ़ते पढ़ते कहानी। मैं आपको उस रीडिंग की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पूरी पढ़ी हुई है इन दी ओरिजिनल, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपसे। खैर, कुछ आपसे बातें बताना चाहता हूँ। एक मैंने चेतनानंद पे प्रोग्राम किया था थोड़े दिन पहले। उसमें हमने गाना यूज किया था, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। मैंने उसमें कोई इंफॉर्मेशन यूज की थी रफी और गाडगिल के, चंद्रशेखर गाडगिल के बारे में, एंड अजय सेठ जी करेक्टेड मी ऑन दैट एंड आई थिंक व्हाट ही सेड वाज करेक्ट। आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। हिज इंफॉर्मेशन वाज करेक्ट। वो एक्चुअली एक यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें ये चंद्रशेखर गाडगिल अपने आवाज में बता रहे हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रांसपायर्ड फॉर दिस ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग। तो वेल, इफ ही हैज सेड इट, इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। सो मेरे ख्याल से अजय सेठ जी ने उसी को पॉइंट आउट किया था एंड इट इज करेक्ट, सो आई स्टैंड करेक्टेड। एक आपको बात बताता हूँ। अब 62 में विश्वजीत को लॉन्च किया और विश्वजीत हिट हो गए 1962 की 20 साल बाद के बाद। और उसके एक साल 2 साल पहले, 2 साल पहले उनको गुरुदत्त ने इनवाइट किया था कि तुम आओ भाई हमारे हिंदी फिल्म में एक्ट करो। तो इसको देखकर उत्तम कुमार इंस्पायर हो गए थे। उत्तम कुमार, आपको पता है, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरो थे। उत्तम कुमार इंस्पायर हो गए थे कि मुझको भी अब बॉम्बे में अपने आप को ट्राई करना चाहिए। 1963 में 1963 में उत्तम कुमार ने एनसीसीपी के साथ मिलकर उत्तम चित्रा स्टार्ट की। अब आपको पता होगा कि एनसीसीपी ने उत्तम चित्रा के नाम से बहुत सारी फिल्में बनाई हुई, लेकिन उस वक्त उत्तम कुमार ने एनसीसीपी के साथ मिलकर को प्रोड्यूसर बनकर उत्तम चित्रा शुरू की। और पहली फिल्म उन्होंने लॉन्च की थी बिन बादल बरसात। बिन बादल बरसात, ठीक है। बिन बादल बरसात पहली फिल्म लॉन्च की थी 1963 में। हाउएवर ही कुड नॉट गो एंड एक्ट इन द फिल्म। द फिल्म स्टार्टेड, ज्योति स्वरूप को डायरेक्टर लिया गया था एंड दे हायर्ड विश्वजीत टू डू द फिल्म। सो विश्वजीत केम इनटू द फिल्म एंड हेमंत दास म्यूजिक वाज देयर ऑब्वियसली। आपको पता होगा उसके बारे में, उस फिल्म के बारे में। खैर, उसके बारे में आज बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके गाने वगैरह नहीं सुनाऊंगा आपको। लेकिन उसके बाद उत्तम कुमार ने को प्रोड्यूस करके एनसीसीपी के साथ बनाई थी दो दिल। दो दिल ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी, उसमें भी विश्वजीत हीरो थे एंड ही वाज सपोज्ड टू कम एंड एक्ट फॉर दैट फिल्म आल्सो, बट इट डिड नॉट हैपन। However, he launched himself with Choti Si Mulaqat, thinking it's a big thing and that's how it will be, but this is what happened. Biren Nag was hired to do the next film for Hemanda again. अगली फिल्म जो थी हेमंदा ने, वो उन्होंने इंस्पायर करके बनाई थी रबेका से। एल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत ही अच्छी फिल्म है रबेका, और डेफने डेफने डू मॉरियर की स्टोरी है रबेका। अब इस फिल्म के बारे में ये बता सकता हूँ आपको कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी और मैंने उसके बाद ये एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म भी देखी है, एंड आई लव हिचकॉक्स एवरीथिंग ही हैज डन, आई लव इट। तो मैं हिचकॉक को तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म थी रबेका की। आप देखे थे सर लॉरेंस ओलिवियर इसमें एक्ट करते हैं रबेका में। रबेका की स्टोरी को लेकर इन्होंने, हाँ जी, डाफने डू मॉरियर, उसकी स्टोरी को लेकर इन्होंने अगली फिल्म बनाई कोहरा। कोहरा वाज बेस्ड ऑन रबेका। कोहरा इनकी 1964 की प्रोडक्शन थी, उसमें भी विश्वजीत और वहीदा रहमान ही थे और उसको भी बीरेन नाग ने ही डायरेक्ट किया था। कोहरा एक ऐसी फिल्म थी जो कि चली नहीं, उतनी नहीं चली कहा जा सकता है। आई मीन, यू कांट से इट वाज अ वॉश आउट, बट इट डिड नॉट रियली रन
एज एक्सपेक्टेड कि जैसे सोचा था कि 20 साल बाद सुपरहिट थी ये भी होगी, वो नहीं चली। मगर गाने बहुत खूबसूरत थे। आइए उसका एक गाना सुनते हैं, फिर और बात करता हूँ कोहरा। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम। राह बनी खुद मंजिल। ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड एंड लवली वॉइस ऑफ हेमंता। ब्यूटीफुल सॉन्ग। कोहरा के गाने अच्छे थे और गाने बहुत पॉपुलर थे। आपको मैं एक दो गाने और सुनाता हूँ, वो भी बड़े पॉपुलर गाने हैं। बीरेन नाग जो थे वो कोहरा के रिलीज होने के 1 या 2 या 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। और बीरेन नाग की उस वक्त जब उनकी डेथ हुई उसको तो उनकी उम्र 44 ईयर्स की थी, 44 साल की। तो 44 साल की उम्र में उन्होंने 20 साल बाद और कोहरा दोनों बना दी थी। और उनकी डेथ हो गई थी 64 में ही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आइए जिस गाने की आप बात कर रहे हैं उस गाने को भी सुन लेते हैं। आइए। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। बड़ा लवली सॉन्ग दिस इज, ये नयन डरे डरे। अब इस गाने का जो ओरिजिनल बांग्ला था ना, ए रात তোমার আমার এই চাঁদ তোমার আমার শুধু দুজনে, अगर आप सुनते हैं ना उस गाने को तो आप डूब जाएंगे उसके अंदर, एकदम एकदम डूब जाएंगे उसके अंदर। बंगला का गाना इतना खूबसूरत गाना है ना, बहुत नशीला, बहुत ही अच्छा गाना है। ए रात तुम्हारा मार, बहुत रोमांटिक, बहुत ही इफेक्टिव। उसी तरह से ये नैन डरे डरे भी है। समहाउ हम लोगों को, जिन लोगों ने बंगला गाने पहले सुने हुए हैं, उनके दिमाग में वो बंगला गाने पहले बैठ जाते हैं, तो फिर ये हिंदी गाने अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बंगला का अपना असर अलग रहता है। खैर, अगले गाने पे आता हूँ, लेकिन अगले गाने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये अगला गाना मैं यूज करने वाला हूँ, ओ बेकरार दिल। अच्छा, इसको सुनते हैं, इसके फिर इसके बाद बात करता हूँ। चलिए इस गाने को सुन लेते हैं। आइए। अब इस गाने को आपने सुन लिया है ना, आइए इसकी बात करते हैं। हेमंता ने हेमंता ने इसके पहले, हेमंत कुमार ने हेमंत बेला, उसके नाम से उसके नाम से उन्होंने पहले 1959 में प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी। हेमंत, ये सारी फिल्में तो उन्होंने गीतांजलि प्रोडक्शंस के नाम से बनाई हुई हैं, जो हिंदी फिल्में बनाई हुई हैं, गीतांजलि प्रोडक्शंस। लेकिन उसके पहले 1959 में उन्होंने हेमंत बेला के नाम से, मतलब बेला मुखर्जी और हेमंत मुखर्जी के नाम से
फिल्म बनाई थी, और पहली उन्होंने फिल्म बनाई थी बंगला की नील आकाशेर नीचे। नील आकाशेर नीचे इसको डायरेक्ट किया था मृणाल सेन ने, और ये 1959 की फिल्म थी। काली बनर्जी इसमें एक्ट करते हैं हीरो की तरह, और इस फिल्म में बिल्कुल ये मृणाल सेन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक, इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स, पहले इस फिल्म को बैन करने की बात हो रही थी कि इसको बैन करना चाहिए, लेकिन फिर बात फिल्म चली और चलने के बाद इसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया। मेरे पर्सनल विचार में, मेरे अपने ख्याल से, ये मृणाल सेन की जिंदगी की बेस्ट फिल्म है। मुझे इसके मुकाबले मृणाल सेन की और कोई फिल्म नहीं लगती, और मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हुई, पर इसके मुकाबले मुझको उसकी कोई फिल्म नहीं लगती है। नील आकाशेर नीचे अगर आप देख मौका मिले तो एक रीजन से या दो रीजन से, इसे एक तो उसका म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है हेमंत कुमार का, नील आकाशेर नीचे का। और दूसरा, एक्टिंग किसको कहते हैं ये आपको काली बनर्जी इसमें दिखाएंगे। बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी उनकी, बहुत कमाल की एक्टिंग काली बनर्जी की, नील आकाशेर नीचे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संगीत की। उस फिल्म में इन्होंने अपना ओरिजिनल गाना यूज किया था। उस गाने को थोड़ा सा सुनते हैं जी, बिल्कुल। उसको सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, आइए। ও নদী রে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। ও নদী রে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে। বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ। ও নদী রে। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुड्डू जी। कॉनराड रुक्स ने जो इंग्लिश फिल्म बनाई थी सिद्धार्थ, उसमें इस गाने को यूज किया था, ओ नोदी रे। उसमें उन्होंने, कॉनराड रुक्स की सिद्धार्थ जो थी वो शशि कपूर और सिमी उसमें एक्ट करते हैं। इट वॉज मेड विद देम एंड दिस यूज्ड, हेमंत कुमार का बैकग्राउंड म्यूजिक था उसमें, और उसने दो गाने हेमंत के यूज किए थे। एक ये ओ नोदी रे किया था, और बहुत ही खूबसूरत रिकंस्ट्रक्ट करके किया था गाने को। सुपर हिट था, बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत हैवी सेल्स हुई थी रिकॉर्ड्स की उस वक्त। और उन्होंने दूसरा गाना जो हेमंत का यूज किया था, वो किया था उन्होंने महातीर्थ हिंगलाज का जो बंगला गाना है, नहीं सॉरी, मोरू तीर्थ हिंगलाज का जो बंगला गाना है हेमंत कुमार का, मागो बोलो माँ, बोलो कबे शीतल हबो, ये गाना है ना जो बंगला का, ये उन्होंने उसका वो गाना भी उसमें यूज किया था। पथिर क्लांति भूले, करेक्ट, थैंक यू अरिंदम जी। पथिर क्लांति भूले स्नेहो भरा कोले तोलो मागो, बोलो कबे शीतल हो, इस गाने को भी उन्होंने यूज किया था कॉनराड डुक्स की सिद्धार्थ में। और बहुत अच्छे लगते हैं दोनों सुनने में, बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों सुनने में। ये हेमंत दा का ओरिजिनल है ओ नोदी रे, जिसके ऊपर उन्होंने ओ बेकरार दिल को बनाया था। अब जब इसको ओरिजिनल को आप सुन लेते हैं हेमंत दा की आवाज में, तो फिर दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है इसके मुकाबले में। बहुत ही खूबसूरत है ये हेमंत कुमार का गाया हुआ ओ नोदी रे। अपने टाइम का क्लास गाना था, बहुत आइकॉनिक गाना था, बहुत हिट गाना, बहुत बहुत चला था। और खैर यस, कॉनराड डुक्स ने इसको यूज किया था फिल्म में, सिद्धार्थ में। सिद्धार्थ वाज मेड इन 1972 आई थिंक, तो उसमें उन्होंने इसको लेकर आए थे। अगली फिल्म पे आ जाता हूं मैं। अब ये प्रोडक्शन अपनी चालू रख रहे थे, तो 65 में इन्होंने नेक्स्ट फिल्म को लॉन्च किया। वो कहीं पर मेरे को याद आ रहा है कि वो किसके ऊपर ओरिजिनल पर बेस्ड थी। वो भी एक इंग्लिश फिल्म के ऊपर ही बेस्ड थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा फिल्म का नाम क्या था। अगली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी उसका नाम था फरार। फरार इन्होंने 1965 में बनाई थी, और 1965 में फरार में इन्होंने, जैसे 20 साल बाद में बिस्वाजीत को यूज किया था इंट्रोड्यूस, उसी तरह फरार में इन्होंने अनिल चैटर्जी को इंट्रोड्यूस किया। अनिल चैटर्जी भी एक नामी हीरो थे उन दिनों बंगला फिल्मों के, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर। तो उनको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने फरार में, और एक हीरोइन भी इंट्रोड्यूस की थी बंगाल की, जिसका नाम था शबनम।
शबनम को और अनिल चटर्जी को, दोनों ने इनको इंट्रोड्यूस किया था फरार में। पर इनके पास बीरेन नाग तो थे नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो इस फिल्म को पिनाकी मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। पिनाकी मुखर्जी की डायरेक्शन में इन्होंने बनाई थी फरार 1965 में। फरार के कुछ गाने सुनते हैं, आप लोगों को पता होंगे, गाने नहीं पता होंगे, इंजॉय करिए क्योंकि बहुत मेलोडियस म्यूजिक है, बहुत मेलोडियस म्यूजिक है। आइए फरार के गाने सुनना शुरू करते हैं। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां। आपने सुना या नहीं गाना पता नहीं, बड़ा खूबसूरत ट्यून है, बहुत ही प्यारी मेलोडी है इसके अंदर। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। फुर्सत मिले तो इन गानों को आराम से यूट्यूब से डाउनलोड करके सुनिए, इन गानों को बड़ा अच्छा लगेगा इन गानों को सुन के। जो फरार फिल्म थी, इसका एक गाना, इसमें बेला मुखर्जी जो थी वो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थी इनकी, हेमंत कुमार की असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बेला मुखर्जी थी। और बेला मुखर्जी ने इस फिल्म में एक भजन भी गाया हुआ है, उनकी आवाज में एक भजन है, वो भी यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगला गाना मैं आपको सुनाने लगा हूं, इन्होंने फिर इसी फिल्म में रानू मुखर्जी को भी, अपनी बेटी रानू मुखर्जी को भी एक गाना दिया था, जो इन्होंने हेलन के ऊपर पिक्चराइज किए हुए गाने के यूज किया है। ये सीन है, कैबरे का सीन है, उसमें हेलन कैबरे परफॉर्म कर रही हैं, और उसमें उन्होंने रानू मुखर्जी की आवाज को यूज किया था इस गाने को गाने के लिए। आइए थोड़ा सा उसको भी सुनते हैं। ला 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 ला। मेरा कातिल हसी कातिल जवा कातिल है, वही हम भी वही दिल भी जहाँ कातिल है। इधर आजा छुपा लूं मैं तुझे आँखों में, कोई जाने पहचाने कहाँ कातिल है। ला 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 ला। तो रानू मुखर्जी को हमने इसके पहले सुना था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, और उसके बाद सुना था इस फरार के गाने में जहां वो कैबरे गा रही हैं हेलन के लिए। एनीवे, शी डिड नॉट क्लिक एंड इट डिड नॉट रन वेल इन द मूवीज। व्हाटएवर इट वाज, ही डिड इंट्रोड्यूस हर एज अ सिंगर। अपनी बेटी को तो चांस देना ही था ना उनका। हाँ, उषा उत्तुप की तरह थोड़ी थोड़ी साउंड करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगला गाना सुनते हैं, ये इस फिल्म का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना था, और मुझे तो ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आइए इस गाने को सुनते हैं। आई लव द सॉन्ग। वही कैफी आजमी के बोल हैं, और बोलों पे ध्यान दीजिए, बड़ा मजा लिखा हुआ है कैफी आजमी ने इस गाने के साथ साथ। सुनते हैं गाने को। लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं, दिल से दुनिया का गम मिटाते हैं। लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं, दिल से दुनिया का गम मिटाते हैं। एक हम हैं कि तेरी महफिल में प्यासे आते हैं प्यासे जाते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है ये, बहुत ही प्यारा गाना। आई लव द सॉन्ग। एनीवे,
फरार जो थी वो चली नहीं, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई फिल्म, और कोई भी उसमें मतलब ना उसके गाने चले ना फिल्म चली, कुछ नहीं चली। मुझको ये गाने बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं ढूंढता रहता था, लेकिन मुझको उन दिनों में तो फरार की कोई डीवीडी मिली ही नहीं थी, बहुत मुश्किल था। अब मेरे पास है इसकी डीवीडी, आई गॉट इट नाउ। बट उन दिनों में तो वीसीडी वगैरह, वीसीआर जब होते थे तो मिलती नहीं थी ये फिल्म कहीं देखने के लिए। एनीवे, और रीरन्स में भी ये फिल्म नहीं लगती थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही डब्बा फिल्म, फ्लॉप फिल्म थी। बट आई लव द सॉन्ग्स ऑलवेज। इस फिल्म में एक गाना और सुन लेते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे और भी। आइए गाना और सुन लेते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ। दिल नादा को संभालूं तो चले जाइएगा, दिल नादा को संभालूं तो चले जाइएगा, एक जरा होश में आलूं तो चले जाइएगा, दिल नादा को संभालूं तो चले जाइएगा। एक और गाना सुनाऊंगा आपको इसी फिल्म का, हेमंत दा का गाया हुआ। वो भी पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है। यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, नो डाउट, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। हेमंत दा की कॉम्पोजिशंस बहुत खूबसूरत होती थी, मानिए मेरी बात को। ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के, बिना किसी प्रेजुडिस और झिझक के सुनिए इन ट्यून्स को घर में बैठ के डाउनलोड करके सुनिए, बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छे लगेंगे गाने सुनने में, बिकॉज उनकी ट्यून्स में मेलोडी बहुत होती थी। हेमंत दा की ट्यून्स बिल्कुल मेलोडियस ट्यून्स बनाते थे, और सिंपल ट्यून बनाते थे, ताकि कहीं ये ना लगे कि बहुत ज्यादा उस्तादी दिखा रहे हैं। मैं उस पर आता हूँ 2 मिनट बाद। एक गाना और सुनते हैं हेमंत दा का, फिर बात करता हूँ और आगे। आइए इस गाने को भी सुनते हैं, फरार का ही गाना है ये भी। कैसे बने दिल की बात, हाय मैं भी दीवाना, दिल भी दीवाना, देगा कोई कैसे साथ, हाय मैं भी दीवाना, दिल भी दीवाना। हाँ जी, ये फरार का लास्ट गाना मैंने आपको सुनाया है। बड़ा प्यारा गाना है ये भी, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। हम लोग जब कॉलेज वगैरह में थे और इस गाने को सुनते थे या गाते थे, तो हम ये चीज नोटिस करते थे कि हर बार जब इस पे हेमंत दा ने हाय कहा है ना, थोड़ा सा अलग अलग कहा है हर बार। सुनिएगा कभी, जो हाय कहते हैं ना, कैसे बने दिल की बात हाय, वो अगली बार जब हाय कहते हैं तो थोड़ा सा अलग कहते हैं, एक ही तरह का नहीं कहते। खैर, ये तो लाइट उसमें वेन में बात हो गई, मगर बड़ा मजा आता है सुनने में। गाना सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने में। हेमंत दा ने 1952 से लेके 1979 तक हिंदी फिल्मों में काम किया। हेमंत दा ने 52 में आनंद मठ उनकी पहली फिल्म थी, 79 में लव इन कनाडा उनकी लास्ट फिल्म थी। त्यागी साहब ने बनाई थी लव इन कनाडा। और उस उस दौरान, उन 28 सालों में इन्होंने 54 फिल्म्स में टोटल म्यूजिक दिया है, 54 फिल्मों में टोटल। उसके अलावा इन्होंने एक मराठी फिल्म भी की है और 2 भोजपुरी फिल्में भी की हुई हैं इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने ये इंग्लिश फिल्म जो कि जिसको हम कहते हैं सिद्धार्थ, उसका म्यूजिक भी दिया हुआ है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में एक इंग्लिश फिल्म भी दी हुई है, और 147 बांग्ला फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है, 147 बांग्ला फिल्मों में, और एक तमिल फिल्म में भी म्यूजिक दिया हुआ है इन्होंने, जो 1955 में रिलीज हुई थी। तो ये इनकी फिल्मोग्राफी बनती है हेमंत दा की, जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है, और हम इसको यूज करते हैं या इनकी बातें करते हैं। अगली फिल्म पे मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ आप। रवि से मैं बातें कर रहा था, रवि से मैं 3-4 बार मिला हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर रवि से। और रवि तो हेमंत दा के असिस्टेंट हुआ करते थे। तो रवि से मैं बातें कर रहा था, तो रवि ने मुझे बताया कि देखो, मेरी जिंदगी का, मेरे म्यूजिक का प्रिंसिपल है कि इस गानों को जितना सिंपल बना सको। अगर कोई ट्यून दिमाग में आ रही है जो कि अच्छी लग रही है, तो उसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो, इतनी सिंपल करो कि लगे कि बिल्कुल सिंपल ट्यून है, ऐसी ही जैसे मैंने पिछली बार बनाई थी। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहता है ये मेरे को मेरे गुरु हेमंत दा ने सिखाया था। हेमंत दा ने बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड धुनें जो होती हैं, तुम अपनी उस्तादी दिखाने के लिए तो बना सकते हो,
लेकिन पब्लिक में वो चलती नहीं है। चलने के लिए तुमको धुनों को सिंपल करना पड़ेगा और मेलोडी पे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मेलोडियस होनी चाहिए मगर धुनें सिंपल होनी चाहिए। ये दादा का प्रिंसिपल था हेमंत दा का, ये मुझे रवि ने बताया। और ये इस प्रिंसिपल पर हेमंत दा की सारी ट्यून्स बहुत अच्छी बैठती हैं बिल्कुल। अब मैं अगली फिल्म पर आऊंगा, मेरे साथ रहिए। इवन दो यू मे थिंक दैट दीज सॉन्ग्स आर नॉट वेरी वेरी पॉपुलर हिट सॉन्ग्स, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि गाने जब आप सुनेंगे तो अच्छे लगेंगे। अगर आप अपने अकेले में बैठ के भी सुनेंगे तो भी गाने आपको अच्छे लगेंगे। 1965 में इन्होंने अगली फिल्म बनाई, जो कि इन्होंने एक सैलेश डे का प्ले चलता था, ड्रामा थिएटर, उस थिएटर के ऊपर बेस करके इन्होंने फिल्म बनाई। इस फिल्म में इनके साथ गुलजार आ गए। गुलजार इनके साथ अब लिखने लगे इनके लिए पोइट्री। तो कैफी की जगह गुलजार ने इनके लिए लिरिक्स लिखने शुरू की। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये फिल्म थी बीवी और मकान, 1966 की बीवी और मकान, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी एंड लिरिक्स बाय गुलजार। अब इसके सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, जो उस जगह सिचुएशन के लिए जो जरूरी थे वो गाने ही लिखे हुए हैं। लेकिन अच्छी मजे की समझने की बात यह है, इस गाने में भी और अगली फिल्म में भी जो आपको मैं सुनाऊंगा, समझने की बात मजे की ये है कि किसी पोएट को, किसी कवि को, पोएट को अगर आपको स्टडी करना है ना, अगर समझना है उसको, तो उसके इंसेप्शन के ईयर्स से उसको पढ़ना शुरू करिए कि वो शुरू शुरू में कैसी पोइट्री। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुलजार जो थे वो बाद में जब उनकी अपनी फिल्में उन्होंने बनानी शुरू की, व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन फिल्म्स, और उसके बाद उनका आर डी बर्मन के साथ साथ हो गया, तो उन्होंने अलग किस्म की एक टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ पोइट्री लिखनी शुरू कर दी है। और वो गुलजार को हम उसी पोइट्री से पहचानते हैं आज, जो बातें होती हैं पॉपुलिस्ट पोइट्री। लेकिन इसके पहले इनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जब ये बिमल रॉय के साथ थे, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ थे, और इनका ज्यादा का ज्यादा म्यूजिक या तो हेमंत दा का था या सलील दा का था, सलील चौधरी या हेमंत मुखर्जी, इन्हीं के म्यूजिक के अंडर में ये काम किया करते थे। तो जब आप देखेंगे ना, उन गानों को सुनेंगे आप, जब गुलजार ने उस वक्त लिखे हुए हैं, उस वक्त लिखे हुए हैं ये गाने, जब ये उस किस्म से पॉपुलिस्ट गुलजार, मतलब पॉपुलर गुलजार नहीं हुए, तो उसको स्टडी करिए। बड़ा अच्छा लगेगा उनके लिरिक्स को स्टडी कर कर और पढ़कर। बीवी और मकान, जैसे मैंने आपको बताया, इस फिल्म में इन्होंने उसका नाम शायद जॉय माँ काली बोर्डिंग, ऐसा कुछ नाम था उसका। वो जो ड्रामा चलता था ना थिएटर में, उसका नाम था जॉय माँ काली बोर्डिंग। उस नाम से ये ड्रामा चलता था और उसी के ऊपर उन्होंने कॉपी करके ऋषि दा ने इसको अडेप्ट करके फिल्म बनाई थी, बीवी और मकान। कभी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। ऑब्वियसली छड़े हैं, 4-5 लड़के हैं जिनको कि घर चाहिए और घर नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी बीबी नहीं है, कोई तुमको किराए पे मकान देने को तैयार नहीं है। इसी के ऊपर बेस की हुई फिल्म थी। इसका पहला गाना सुन लेते हैं, हेमंत दा का गाया हुआ, बहुत 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 खूबसूरत गाना है। आइए सुनते हैं इसको, फिर बातें करते हैं। सावन में बरखा सताए, पल पल छिन छिन बरसे, तेरे लिए मन तरसे, तेरे लिए मन तरसे। सितार के इंटरल्यूड्स इतने खूबसूरत हैं इसमें, सितार के इंटरल्यूड्स बहुत बहुत खूबसूरत हैं इसमें। वो जब वो तू ही बता दे सावन समझ ना आए, उसके बाद फिर वो सितार का इंटरल्यूड बजाते हैं बहुत लंबा, और फिर उसको रिपीट करते हैं लाइन को, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। इसका ओरिजिनल जो था वो पहले बंगला में आया था, वो लता मंगेशकर ने गाया था मोनीहार फिल्म के अंदर, आषाढ़ श्रावण माने ना तो मोन, झोरो 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 झोरे चे। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। उस वक्त का सुपरहिट गाना था, अब भी सुपरहिट है, बहुत चलता है वो गाना। और उसी पर ये बेस करके हेमंत दा ने अपना बनाया था, सावन में बरखा सताए, एक ही ट्यून के ऊपर
गाना लिखा गया था, लेकिन वही है कि हिंदी का गाना उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना बंगला का गाना हिट था, और वो लता का गाना था, वो ज्यादा हिट था। ये दादा का अपना म्यूजिक, अपनी कॉम्पोजिशंस, अपना स्टाइल, अपनी सिंगिंग, बहुत बहुत उम्दा, वेरी नाइस। और इसके ऑर्केस्ट्रेशन तो कमाल है। सुनिए कभी मजे से इस गाने को ठंडे दिमाग से बैठ के, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बीवी और मकान। चलिए अगले गाने को सुनते हैं, फिर और बात करता हूँ इस फिल्म के बारे में। शोर न कर, अरे और न कर, जरा गौर तो कर, रख मौन बरत ससुरी 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 ससु। दबे लबों से कभी जो कोई सलाम ले ले, दबे लबों से कभी जो कोई सलाम ले ले, मैं आसमां की तरह से गूंजूं, मैं आसमां की तरह से गूंजूं, जो नाम ले ले, दबे लबों से कभी जो कोई सलाम ले ले। देखिए गुलजार साहब लिख रहे हैं इस फिल्म, इस गाने के अंदर, मैं आसमां की तरह से गूंजूं, गूंज रहे हैं जैसे आसमान गूंजता है। आसमान तो गूंजता नहीं, आसमान में आवाज गूंजती है। मैं आसमां की तरह से गूंजूं, जो नाम ले। देखिए गुलजार साहब को स्टडी करिए आप, उनके लिखने के स्टाइल्स को और लिखने के वर्ड्स को, तभी से इस सारी फिल्म में आपको मिलेगा ये। इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं, 4 गाने शायद ऐसे हैं जो कि ये मेल फ्रेंड्स आपस में गाते हैं, तो उसमें मल्टीपल सिंगर्स हैं। अब एक गाना है उसके अंदर तो मेरे ख्याल से मुकेश, हेमंत, तलत, मन्ना, चारों गा रहे हैं, और साथ में जोगिंदर भी गा रहा है। तो ये 5 जने इसमें उस गाने में गा रहे हैं। तो ये शायद रेयर गाना आपको मिलेगा जिसमें हेमंत, मन्ना, तलत और मुकेश एक साथ गा रहे हैं गाना। और उसी तरह से एक और गाना है जिसमें उसके साथ फिर एक गुलाम मोहम्मद है, और उनका अपना बेटा जयंत मुखर्जी भी, हेमंत दा का बेटा जयंत मुखर्जी भी एक गाना गा रहा है इसके अंदर ही, वो भी आपको सुनने में मिल जाएगा। और एक और गाना है, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, इस तरह का गाना है, उसमें भी आपको गाना सुन जाएगा। उसमें एक लाइन यूज करते हैं गुलजार साहब, जम के एक जमा दूं, वो मुक्का निकाल के दिखाता है उसमें जो एक्टर है, और वो कहता है जम के एक जमा दूं। तो गुलजार साहब ने उसकी अगली लाइन में उसको लिख कह दिया कि दही जमाने की बात हो रही है, घूसा जमाने की बात नहीं हो रही। खैर व्हाटएवर, बड़े इंटरेस्टिंग लिरिक्स हैं ये गुलजार साहब के, सुनने में मजा आएगा जब आप सुनेंगे इस लिरिक्स को गुलजार जी के। और इट प्रोवाइड्स अस अ वेरी गुड स्टडी ऑफ गुलजार की हाउ ही कंसीव्ड द लिरिक्स। अगला गाना भी सुन लेते हैं एक और फिर उसके बाद इस पर और बात करूंगा और अगली गुलजार साहब की फिल्म पर आ जाओ। आइए अगला गाना सुनते हैं। ये आप सबने सुना हुआ है, इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सुनिए। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की बिजली उजली घंटी उनकी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो। नहीं, ये वो गाना नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं मिस कर गया। ये तो उसका टाइटल है, जो कि जब वो मकान ढूंढ रहे हैं सबके सब, तो इस गाने का साथ उसकी इंट्रोडक्शन होती है, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, ठीक है ना। छत पे हो फर्श, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मल्टी स्टोरीड हो, कोई छत बनी हुई है उसके ऊपर एक और फर्श पड़ा हो, या फर्श पे छत हो, खिड़की विड़की घंटी वंटी बिजली विजली कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो।
ये शुरू करते हैं गुलजार साहब इस तरह से इसको लिखना। वही नोट करिए गुलजार साहब के लिरिक्स जब वो इस गानों को सुनते हैं। सुनिएगा कभी, फिल्म में काफी सारे गाने हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। और एक मैंने शुरू में ही आपसे पूछ लिया था, अगर आपको याद है कि नहीं याद है, यूं दांतों में उंगली दबाओ नहीं, ऐसे दांतों में उंगली दबाओ नहीं, रात जागी हो हमसे छुपाओ नहीं, कभी वो भी सुनिएगा, बड़ा मजेदार गाना है, मजा आएगा सुनने में। खैर अब सुनते हैं वो गाना जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे पॉपुलर इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, बहुत 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 खूबसूरत गाना, और रफी की डिलीवरी तो कमाल है। आइए सुनते हैं इस गाने को। कितनी अनजानी सूरतें लेकर लब पे जाने से नाम आते हैं, किसको मालूम था मोहब्बत में ऐसे ऐसे मुकाम आते हैं। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये रफी साहब का। मैंने हेमंत दा को पूछा था, पहले मैंने उनसे ये इसके साथ साथ दो दिल के गाने के बारे में पूछा था, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे ना रहे। और उसके साथ ही मैंने कहा कि अब ये भी है, जैसे जाने कहाँ देखा है तुम्हें। तो मैंने कहा दादा ये आपने अपने आप खुद क्यों नहीं गाया गाना, ये दोनों गाने आपकी आवाज में बहुत अच्छे लगते, तो आप ही गा सकते थे इन गानों को, आपका म्यूजिक था, और विश्वजीत के ऊपर, तो दोनों विश्वजीत के ऊपर पिक्चराइज हैं और आपकी आवाज चलती भी थी विश्वजीत के ऊपर, तो आपने क्यों नहीं गाना गाया, आपने रफी साहब से क्यों गवाया। तो वो मुझे कहते हैं हेमंत दा कि जब गाना बनाते हो, और वो मुझे बताते हैं, कहते ये मैंने एस डी बर्मन से सीखा है, ये मैंने अ, वो बर्मन दा नहीं कहते थे, वो कहते थे शोचिन शोचिन कोर्ता, वो कहते थे शोचिन कोर्ता थे कि शिखेची हमें एक और शोचिन कोर्ता, कि मैंने ये बर्मन दास से सीखा है कि जिस गाने को कंसीव करते समय, ट्यून को कंसीव करते समय, जो सिंगर आपके दिमाग में बैठता है जब आप उस गाने को बना रहे हैं, उस सिंगर को कभी चेंज मत करिए। कहते हैं ये मैंने बर्मन से सीखा था, और मैं जब ये गाने की ट्यून्स को बना रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ये रफी से अच्छा कोई गा नहीं सकता। अब ये मुझे बताते हैं मंदा, कहते जब मैंने ये दो दिल का गाना तेरा हुस्न रहे भेजा रफी को, मैंने रिकॉर्ड करके भेजा अपनी आवाज में कि इसको गाना है, तो रफी ने यही कहा मुझे, उसने कहा कि दादा इतना खूबसूरत आपने गाया, इससे अच्छा तो मैं गा ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तुम्हारी आवाज में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो वैसे ही जाने कहाँ देखा है, जाने कहाँ देखा है तुम्हें, ये गाना भी उसी तरह का है जो कि रफी की आवाज में कंसीव किया हुआ गाना। तो दादा ने इसको रफी की आवाज में ही रिकॉर्ड कराया था, ये उन्होंने मुझे बताया था अबाउट हिज कॉम्पोजिशन स्टाइल। इसी बात पर एक बात और करूंगा आपसे, इसी एग्जैक्ट यही टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर बाद करता हूँ बात। लेकिन अब अगली फिल्म पे आ जाता हूँ। 1969 की इनकी फिल्म थी, गुलजार का ही लिरिक्स है उसमें, वो फिल्म का नाम था राहगीर। राहगीर वो फिल्म है जिसके अंदर मेरे ख्याल से 11 या 12 गाने हैं। गाने वैसे हैं जो कि शायद आप लोगों ने ना सुने हो या मोस्टली नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं यूज करूंगा और एक एक दो दो लाइनें तो जरूर सुनाऊंगा आपको। और उन गानों में भी वही चीज को नोटिस करिएगा कि बहुत ही खूबसूरत मेलोडीज हैं, बहुत खूबसूरत मेलोडीज हैं। ये दूसरी बात है कि फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर गाने भी साथ डूब जाते हैं, रिकॉर्ड्स भी डूब जाते हैं, नहीं चलते उतरे। लेकिन याद रखिएगा कि राहगीर जो फिल्म थी,
ये फिल्म मनोज बसु की एक स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी। मनोज बसु की बुक स्टोरी रिलीज हुई थी और ये फिल्म का नाम था पलातक। जो पलातक फिल्म थी वो बंगला में पहले बनी थी और बंगला में पलातक की जो फिल्म बनी थी वो 63 में बनी थी, यानी कि 6 साल पहले बनी थी। पलातक जो फिल्म है वो वी शांता राम ने प्रोड्यूस की थी। जी, वी शांताराम ने प्रोड्यूस की थी। वी शांताराम ने बंगला फिल्म मनोज बसु की कहानी खरीदी थी, खरीद के बनाई पलातक। और पलातक का म्यूजिक हेमंत कुमार ने दिया था। उसका जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन जात्रिक के नाम से डायरेक्शन दिया गया था उस फिल्म का। और जात्रिक जो थे वो 3 लोग एक साथ डायरेक्शन दिया करते थे। 3 का ग्रुप था, 3 डायरेक्टर्स थे जो मिलके फिल्म को डायरेक्ट किया करते थे। उन डायरेक्टर्स में दिलीप मुखर्जी, सचिन मुखर्जी और तरुण मजुमदार, ये तीनों एक साथ रहते थे। तो ये तीनों मिलके जब फिल्म को डायरेक्ट करते थे तो नाम जात्रिक ही उन्होंने यूज किया था पलातक के लिए। अब पलातक को बनाते और उसका म्यूजिक देते समय हेमंत दा को इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने इसी को फिर हिंदी में बनाया कुछ सालों के बाद राहगीर के नाम से। वही बिस्वाजीत इसमें हीरो था। सॉरी, बीवी और मकान में भी बिस्वाजीत हीरो था। बिस्वाजीत था और शबनम और कल्पना, हीरोइन कल्पना थी। बिस्वाजीत, कल्पना और एक आशीष कुमार नाम के नए लड़के थे, वो भी उसमें साइड हीरो थे। और महमूद है उसमें, केष्टो मुखर्जी, ये सब है। तो बीबी और मकान के अंदर भी बिस्वाजीत और कल्पना हीरो हीरोइन है और शबनम और आशीष कुमार ये उसके साइड के हीरो। सॉरी, आपने पूछा था, मैंने बताया नहीं था, भूल गया था। रागीर में भी बिस्वाजीत है, बिस्वाजीत है और संध्या संध्या रॉय है। और जो पलातक थी उसमें रूमा गुहा का बहुत अच्छा रोल था। रूमा गुहा जो अमित कुमार की माँ है, किशोर कुमार की पहली बीवी, उनका बहुत अच्छा रोल था पलातक के। रागीर के अंदर भी इन्होंने उसको कॉपी किया है, सिचुएशंस को भी वैसे ही बनाया है, गानों को भी वैसे ही। इसका एक गाना सुनते हैं जो कि इसका सबसे पॉपुलर गाना था, सबसे अच्छा गाना था। मैं उस गाने को कभी भी कम सुन ही नहीं सकता। आई लव दैट सॉन्ग सो मच। बिल्कुल, मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ उस गाने से कि मैं उसको कभी अधूरा छोड़ के जा ही नहीं सकता। उस गाने को सुनिए पूरा, बड़ा एंजॉय करिए। एक चीज नोटिस करिए, इस गाने में लो नोट्स और हाई नोट्स हेमंत दा ने इतने अच्छे लिए हुए हैं कि वो हाई नोट्स पर अगर आप सोचते हैं कि हेमंत दा की आवाज नहीं जाती थी तो यू आर रॉन्ग। ये गाना आपको प्रूव कर देगा कि कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इसको कन्वे करके लिखा हुआ। ये दूसरी बात है कि ये जो गाना है, इसके वर्ड्स और लिरिक्स जो हैं वो बिल्कुल हू बहू एकदम वही। जी हाँ, वही ट्यून भी है और लिरिक्स भी वही हैं जो गुलजार साहब ने इसको बिल्कुल कन्वर्ट करके बंगला को हिंदी बनाया हुआ है। लिरिक्स भी एग्जैक्टली वही हैं जो बंगला के हैं, उसी को उन्होंने हिंदी बनाया हुआ है। इसका बंगला का भी छोटा टुकड़ा सुन लेंगे, पहले हिंदी वाला सुनते हैं, आइए। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जी, ये हेमंदा का गाना है इसमें और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा गाया हुआ गाना है। जी, पलाता का मतलब भगोड़ा, जो भाग जाता है, जो कहीं टिकता नहीं है। यही इसका गाने का इसका मीनिंग भी वही है कि जन्म से बंजारा हूँ बंधु, कहीं कोई घर ना घाट ना अगनारा। बंगला में उसके वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। कोनो देशेर शाकिर नारे, है ना, बहुत ही प्यारा है उसका गाना। बंगला का गाने का हूबहू ट्रांसलेशन इसमें इन्होंने किया जीवनपुरेर पथिक रे भाई। उसका ट्रांसलेशन की हुई है इसमें गुलजार साहब ने। स्पेशली जो लाइंस हैं इसकी, सोच ने जब करवट बदली शौक ने पर फैलाए, बिल्कुल वही लाइंस हैं जो कि बंगला में भी यूज की हैं। थोड़ा सा टुकड़ा बंगला का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। জীবনপুরের পথিক রে ভাই, কোনো দেশেই শাকিল নাই, কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না। জীবনপুরের পথিক রে ভাই, কোনো দেশেই শাকিল নাই, কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না, কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।
बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों बहुत खूबसूरत। जितना अच्छा हिंदी वाला गाना है उतना ही अच्छा बंगला वाला लगता है सुनने में, बहुत ही खूबसूरत। जीवन पूरे पोथिक रे भाई, इस जीवन का जो नगर है ना, टाउन है ना, जो जिंदगी का जो सफर है, जीवनपुर, उसका मैं पथिक हूँ, उसका मैं ट्रैवलर हूँ। कोनो देशेर शाकिर नॉय, शाकिर, हेमंता इसमें शाकिल कहते हैं, वो ल और र, ये समझना पड़ेगा कि बांग्ला जो ईस्ट बंगाल की लैंग्वेज है ना, क्योंकि बांग्लादेश की जो भाषा है, जो ईस्ट बंगाल हुआ करता था, वहीं से मोस्टली उर्दू वर्ड्स आते हैं बंगाली लैंग्वेज में। तो बंगाली लैंग्वेज में जब वर्ड आते हैं तो र और ल मिक्स हो जाते हैं, एक ही नहीं रहते। तो शाकिर का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ, मतलब कोई जगह का मुझको अटैचमेंट या अप्रिसिएशन नहीं है, किसी भी जगह की नहीं। तो इसका यही मतलब बनता है, जो पलातक का मतलब है वही इस गाने का मतलब होता है। इस फिल्म को बनाते वक्त, रागीर को बनाते वक्त, वो इसके डायरेक्शन सिर्फ तरुण मजूमदार ने की थी। हिंदी फिल्म की डायरेक्शन तरुण मजूमदार ने की थी। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं तरुण मजूमदार। कभी उनकी कुछ पुरानी फिल्में या बंगला फिल्में उठाकर आप देखेंगे, बहुत अच्छी लगेंगी उनकी फिल्म। गौनो देवता शायद उनकी फिल्म एक है जो कि मुझको याद है, बहुत ही इम्प्रेसिव फिल्म थी, बहुत इम्प्रेसिव, तरुण मजूमदार की। इसके और गाने भी सुनते हैं, आगे आके हम उनको सुनेंगे। लेकिन इसमें एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि एक बंगाल का, बंगाल में एक स्टाइल है जिसमें क्या होता है कि कोई भी दो कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साथ वर्बटिम शब्दों की, लिरिक्स की लड़ाई लड़ते हैं। ये बंगला बंगला के गानों में स्टाइल है। मेरे ख्याल से इसको छौड़ा कहते हैं, या रिंडम जी मुझे बता देंगे करेक्ट वर्ड इसका क्या है, शायद छौड़ा ही इसका वर्ड है। कि वो वर्ड्स यूज करते हैं कि एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, फिर उसका जवाब तुम दोगे, फिर तुम दोगे, फिर मैं दूंगा, इस तरह। अगर आपको इसका रियल रूप देखना हो ना, तो कभी उत्तम कुमार की फिल्म देखिएगा, एंटोनी फिरिंगी, उसमें बहुत अच्छा दिखाया हुआ। और एंटोनी फिरिंगी तो कमाल की फिल्म है, कमाल की फिल्म है। मैंने पता नहीं कोई 12 बार 10 बार देखी हुई होगी फिल्म, इतनी ज्यादा पसंद है मेरे को। एंटोनी फिरिंगी, उत्तम कुमार और तनुजा की फिल्म है, बहुत खूबसूरत गाने हैं उसके, बहुत खूबसूरत। उसमें दिखाते हैं कि जो दो कैरेक्टर्स हैं, एंटनी फिरिंगी और भोला मोहरा, हाँ एक और फिल्म थी भोला मोहरा, भोला मोहरा में भी आपको ये चीज दिखेगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं वर्ड्स का, लड़ाई का। उसमें ये होता है कि तुम मेरे को डाउन दिखा रहे हो, मैं तुमको डाउन दिखा रहा हूँ, तुम मेरे को डाउन दिखा रहे हो, मैं तुमको डाउन दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की एक लड़ाई चलती है आपस में। मैंने एक, अब मुझको नहीं याद ये प्रॉपरली, पर मैंने शायद एक मराठी फिल्म में भी ये चीज देखी हुई है, मराठी लैंग्वेज फिल्म में भी। जी, सवाल जवाब की तरह चलते हैं, लेकिन सवाल जवाब से ज्यादा ये दोनों जवाब ही जवाब होते हैं, दोनों के सवाल नहीं होते इसमें। पर वो मराठी फिल्म भी एक मैंने देखी है जिसमें इस तरह का चलता था। मुझे किसी ने बताया था कि ये दिस इज देयर इन मराठी लैंग्वेज ऑल्सो। बट लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। और इस सॉन्ग गाने को आप इंजॉय करिए। ये किशोर कुमार का गाया हुआ और आशा भोसले का गाया हुआ गाना है। ये इसी पैटर्न पे चल रहा है। जरा इसको इंजॉय करके सुनिए और इंजॉय करिए। लिखा तो गुलजार साहब का ही है। आइए सुनते हैं इसको और देखते हैं कैसा लगता है। आइए। बाबू घबराते हैं, बाबू घबराते हैं, चोरी चोरी आंखों से, चोरी चोरी आंखों से तीर चलाते हैं। बीबी सच कहती हो, बीबी सच कहती हो, चूंच तो है बाहर और अंडे में रहती हो, बीबी सच कहती हो। छैला मेरे रंगीले, दिखने में भोले से, चखने में जहरीले, दिखने में गुड़िया हो, अब भोली भाली समझे थे मिर्ची की पुड़िया हो। चले थे गुलाब लेने, देखो फुलवाड़ी से, चले थे गुलाब लेने, देखो फुलवाड़ी से, कांटों से उलझ बैठे बाबू ये अनाड़ी से। पड़ा नहीं पाला अभी आपका खिलाड़ी से, जिनके निकालो बीबी चोरों की। रियल फन सॉन्ग, रियल फन सॉन्ग। लेकिन देखिए, ये लिख तो रहे हैं ना गुलजार साहब, और उन्होंने वही लिखा है ना जैसा होना चाहिए था बंगला में। वो लिखते हैं आप सो की तबीयत साफ करते हैं, वो नहीं लिखते कि आप जैसों की। इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं आप सो। कहीं किसी और गाने में कहीं और सुना है ये वर्ड, पढ़ा है आप सो।
अगर लिखते हैं ना गुलजार साहब इसको, तो अलाउड है, पोइट्री में तो अलाउड है कि हम आपसों की तबीयत साफ करते हैं। क्या कमाल है! बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें पढ़ने सुनने में, कि जब देखते हैं कि किस तरह से लिरिक्स और वर्ड्स यूज़ होते हैं लैंग्वेज में, तो बड़ा कमाल लगता है सुनने में ये गाना। ये उस तरह का स्टाइल का गाना है, जैसा मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल ठीक बात है कि ये मराठी में भी है और बांग्ला में भी, 2 तो मैंने सुना हुआ है। हिंदी में इस तरह का जवाब सवाल का तो गाने होते हैं, लेकिन वो इस तरह के नहीं होते कि मैंने तुमको डाउन करना है और तुमने मुझको डाउन करना है, चाहे सवाल हो या ना हो। ये बंगला का स्पेशलिटी थी जो कि उन दोनों में होती थी, और लैंग्वेज की रिचनेस इससे ही नज़र आती है। किसी भी भाषा की संस्कृति की आपको देखनी पड़े ना कि उसका बैकग्राउंड और रिचनेस क्या है, तो इन चीज़ों से नज़र आती है। तो मैं जब बंगला फ़िल्में देखता हूँ और जब मुझ में ये चीज़ें दिखती हैं, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के देखने में, समझने में कि क्या कमाल है उसके अंदर। फिर वही बातें, एंटनी फिरिंगी और भोला मेहरा दोनों फ़िल्में देख सकते हैं आप। एंटनी फिरिंगी बहुत एन्जॉय करेंगे अगर आप देखेंगे तो। खैर, अगले गाने पे आ जाते हैं। अगला गाना भी इसी फ़िल्म से, अब मैंने अगले इसी फ़िल्म के 2-3-4 गाने और हैं, सुनिए इनको। बहुत प्यारी-प्यारी धुनें हैं, चाहे पॉपुलर हुए हों, चाहे ना हुए हों, फ़िल्म चली या नहीं चली, गाने बड़े प्यारे हैं। अगला गाना सुनते हैं, आइए। बेरी आचर बेरी आचर पग पग उरझे हमार तनी कुंगरी पकड़ लो सावरिया हमार बेरी आचर पग पग उरझे हमार तनी कुंगरी पकड़ लो सावरिया हमार बेरी वही प्यारी धुन, मेलोडी बरकरार, पूरी मेलोडी बरकरार। इसको लूप में लगा के राहगीर के गाने सुनते रहिए। बड़ा बड़ा नशिया है, बड़ा मजा आता है इनको गानों को सुनने में। लता का गाया हुआ गाना है ये, बेरी आंचर पग पग उलझे हमार। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल। अगला गाना सुनते हैं इसी फिल्म का, 69 की राहगीर चल रही है हमारे साथ, गुलजार साहब की, और हेमंदा का म्यूजिक, हेमंदा की प्रोडक्शन, तरुण मजूमदार की डायरेक्शन, विश्वजीत हीरो, संध्या रॉय के साथ। आइए अगला गाना सुनते हैं। दो दो पंख लगा के पंछी बनेंगे, दो दो पंख लगा के नील गगन में उड़ते उड़ते चंदा छूकर आएंगे, छूकर आएंगे चंदा, दो दो पंख लगा के पंछी बनेंगे, दो दो पंख लगा के। लवली मेलोडीज, लवली लवली मेलोडीज। दो दो पंख लगा के नील गगन में उड़ते उड़ते चंदा छू कर आएंगे। आ गए ना गुलजार साहब अपने चांद के साथ। वहीं से शुरू कर दिया था इन्होंने चांद का कॉपीराइट, और वो चांद को ही छूते रहते हैं सारी जिंदगी। हम कितने सारे गुलजार के गाने देख सकते हैं जिसमें वो चांद की बातें करते हैं। ये गाना जो था, ये आरती मुखर्जी ने गाया हुआ है। आरती मुखर्जी जो आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं, वही आरती मुखर्जी। सारा मोरा कजरा चुराया तूने, गरबा से ऐसे लगाया तूने, दो दिल वाला। अगला गाना सुनते हैं, वो भी लता का है, इसी फिल्म का, रागीर का ही एक और गाना, बड़ा खूबसूरत, बड़ी प्यारी मेलोडी। आइए इसको भी सुनते हैं। हाय हाय पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, किसके संग लागी लगन, कैसी लगन लगी रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, किसके संग लागी लगन, कैसी लगन लागी रे। पंछी रे उड़े गगन गगन
हाँ सॉरी, मन्ना डे का गाया हुआ गाना है ये। पलातक के अंदर शायद ये लता का गाया हुआ ओरिजिनल है, तो यहाँ पर ये मन्ना का गाया हुआ गाना है पंछी रे। ये वही है ना, किसके संग लागी लगन उड़े गगन गगन, वही है ना जो रागीर की बात हो रही है, बंजारे की बात हो रही है, वही है। इस फिल्म का लास्ट गाना सुन लेते हैं। वो अ, हमारे हेमंत दा का अपना गाया हुआ है। उसका भी बंगला गाना था ओरिजिनल, लेकिन इसका ओरिजिनल वाला गाना भी बड़ा प्यारा गाना है। हेमंत दा के बड़ा प्यारा गाना है। कभी तसल्ली से बैठ के पूरा गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं अगला गाना हेमंत का, रागीर का लास्ट सॉन्ग, फिर मैं अगली फिल्म पे आ जाऊंगा। आइए। तुम्हारे नैन देख के सुनहरे लोग जोगी हो गए, तुम्हारे नैन देख के। किसी की आस गई, किसी की प्यास गई, किसी को जान मिली, हमारी सांस गई, तुम्हारे नैन देख के सुनहरे लोग जो। अब मेरे पास हेमंत दा की 3 फिल्में बचती हैं जो उनकी प्रोडक्शन है। अखीरली फिल्म पे मैं फिर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले उसकी बात करता हूं जो इन्होंने 1972 में बनाई थी, जिसको प्रोबीर रॉय, आई थिंक प्रोबीर रॉय ने डायरेक्ट किया था। और इसमें इनका अपना बेटा हीरो था, यानी कि जयंत मुखर्जी उसमें हीरो था। और जयंत मुखर्जी को इन्होंने शायद रितेश नाम से फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था। रितेश, जयंत मुखर्जी इसमें हीरो। जयंत मुखर्जी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये फिल्म का कहीं प्रिंट मिल जाए ना, इसका नाम है 20 साल पहले। जैसे इन्होंने 20 साल बाद बनाई थी, तो 1972 में बनाई इन्होंने 20 साल पहले। 20 साल पहले में इनके लिरिसिस्ट एस.एच. बिहारी हैं, शमशुल हुदा बिहारी, और इसकी डायरेक्शन प्रबीर रॉय, मैंने बताया। अपना ही बेटा इन्होंने हीरो लिया था इसमें, रितेश को नाम देकर अपने बेटे जयंत को इन्होंने हीरो बनाया था। ये जो जयंत मुखर्जी हैं, यानी कि रितेश जो है, इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, और जिसमें इन्होंने मौसमी चटर्जी और विनोद खन्ना को एक साथ लिया था फिल्म में। फिल्म का नाम था मजाक। मजाक आर डी बर्मन का म्यूजिक है। 2 गाने बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे गाने हैं। आशा भोसले का एक गाना है सावन वाला, बहुत अच्छा गाना है, और रफी साहब का एक गाना है बहुत खूबसूरत। बड़े मजे के गाने हैं आर डी बर्मन के मजाक के गाने। वो फिल्म को प्रोड्यूस किया था जयंत मुखर्जी ने, बनाया भी था उसने इंडिपेंडेंटली। वो भी चली तो नहीं थी, खैर उनकी होम प्रोडक्शन थी। आई डोंट थिंक कि फिल्म रैन वेल, हालांकि गाने तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 20 साल पहले जो थी, ये 1972 की फिल्म थी। ये भी उसी तरह बहुत ही डब्बा, बहुत ही फ्लॉप फिल्म थी। सारी जिंदगी में इन्होंने पैसे 2 फिल्मों से बनाए। तीसरी फिल्म में कहा जा सकता है कि कॉस्ट ऑलमोस्ट रिकवर हुआ, हिट नहीं हुई, पैसे नहीं बनाए। पहली फिल्म जिसमें से इन्होंने पैसे बनाए थे 20 साल बाद, और लेवल हुआ जिसमें कॉस्ट बराबर हुआ, वो थी कोहरा। और फिर वो फिल्म जिसमें उन्होंने पैसे बनाए, उसके बारे में मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम 20 साल पहले के 2-3 गानों के थोड़े थोड़े टुकड़े सुनते हैं। वही अच्छा म्यूजिक है, बहुत प्यारा प्यारा कॉम्पोजिशन है इनका अपना। ये क्या कहा जा सकता है कि हेमंत दा का मेलोडी बरकरार है इसमें। अखीरले गाने की फिर बात करूंगा, पहले 2 गाने सुनते हैं इसी फिल्म के। आइए गाना सुनते हैं। कहते हैं सारे हंसते नजारे, खुशियाँ लुटाए चला जा, गम का कोई भी साथी नहीं है, गम को भुलाए चला जा, कहते हैं सारे। নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়, নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়। हेमंत दा ने इसको अडॉप्ट करके हिंदी में बनाया था। कहते हैं सारे
हंसते नजारे, ये निजुम शोंदाय जो है ना, ये बहुत सुपर हिट गाना था बंगला का। ये भी मोनिहार फिल्म का गाना है जिसमें संध्या राय हीरोइन थी और विश्वजीत थे उसमें। मोनिहार बंगला की, उसके सारे गाने बहुत अच्छे हैं, उसका पूरा का पूरा एलपी रिकॉर्ड गोल्ड है, बिल्कुल गोल्ड, इतना ब्यूटीफुल गाने हैं उसके। तो ये उसका ही गाना है निजुम शोंदा। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी मेरे को रंगाराव साहब ने बताई हुई है, वीए के रंगाराव साहब ने। वीए के रंगाराव को तो मैं अपने गुरु समान मानता हूँ। रंगाराव साहब ने मुझे बताया कि वो मद्रास में एक बार पुलक बंदोपाध्याय को मिले थे, जो कि लिरिसिस्ट हैं बांग्ला फिल्मों के। तो उन्होंने पुलक बंदोपाध्याय से बातें करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि ये गाना उन्होंने सुना था निजुम शोंदाय, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत अच्छा बना। तो पुलक ने बताया कि ये गाना जो है, ये गाना इन्होंने क्या किया था कि हेमंदा ने गाना लिया और पुलक बंदोपाध्याय को बताया कि पुराना एसडी बर्मन का एक गाना है। कौन सा है? जीवन ज्योति का गाना, तस्वीरें बनती हैं। आपको याद होगा या नहीं याद होगा, आशा भोसले का गाया हुआ गाना है, तस्वीरें बनती हैं, किरणों सी चलती हैं, मेरे ख्यालों में आ, इस तरह का गाना है। सुन लीजिएगा कभी। जीवन ज्योति, शम्मी कपूर की पहली फिल्म, एसडी बर्मन का म्यूजिक, आशा भोसले का गाना। बर्मन दा ने ये उनको नोट दिया कि मेरे को इस तरह की ट्यून बनानी है, आप इस पर गाना लिखिए। तो पुलक बंदोपाध्याय ने लिखा था निजुम शोंदाय पंतो पाखीरा, ये लिख के उन्होंने दिया और हेमंत दा ने इसको लता से गवा के ये गाना बंगला का बनाया था। अब सुनिए मजे की बात। ये रंगाराव साहब कहते हैं, मुझको भी कहा उन्होंने, रंगाराव ने, और पुलक बंदोपाध्याय को भी कहा। उन्होंने कहा कि मुझको अब वो गाना पता है अच्छी तरह, जो बर्मन दा का गाना है, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन हेमंत दा का जो कॉम्पोजिशन है वो बर्मन दा की कॉम्पोजिशन से ज्यादा खूबसूरत है। इट हैज कम आउट टू बी बेटर देन दी बर्मन कॉम्पोजिशन ऑफ जीवन ज्योति, उससे अच्छी बनी है ये निजुम शोंदाय। खैर, आप लोग कभी सुनिएगा तसल्ली के साथ, अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छे लगे तो भी अच्छी बात है। दीज आर ओपिनियंस। इस ओपिनियंस को काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि उसने ये क्यों कहा और वो क्यों कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ओपिनियन होते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, सब कुछ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा। हमको तो खूबसूरती से लेना देना है, तो हम खूबसूरती की बातें करते हैं। और हेमंत दा ने बड़ा प्यारा सुर बनाया था। हिंदी का गाना नहीं चला, फिल्म भी नहीं चली, गाना भी नहीं चला। एक और गाना सुन लेते हैं हेमंत दा का, लता का ही गाया हुआ, ये भी नहीं चला था। इसका भी बंगला गाना बना हुआ था, वो भी बहुत हिट था, मगर ये नहीं चला था। आइए इसको भी सुन लेते हैं। आज भी हमारा दिल घबराए, आज भी है आंखें बेकरार, मंजिल पास आ तो गई, फिर भी क्यों इंतजार है। आज भी हमारा दिल घबराए, आज भी है यस, चोले जेते जेते बंगला का सुपर हिट गाना था। यही है कि सुपर हिट बंगला में, मगर हिंदी में फिल्म का गाना नहीं चला, फिल्म भी नहीं चली, गाना भी नहीं चला, कोई गाने को जानता भी नहीं। बहुत ही प्यारी धुन है, बहुत खूबसूरत धुन है। अब यही होता है कि बंगला के गाने आप एक्सेस करके नहीं सुन सकते, या नहीं सुनते और पता भी नहीं होते तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हिंदी का गाना तो सुन सकते हैं ना। धुन तो वही है ना, सुर तो वही है, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है, बड़ी प्यारी मेलोडी है, बहुत ही अच्छी धुन है इस गाने की। सुनिएगा कभी, इन गानों को रिकलेक्ट करके पूरा चला चला के सुनिएगा। अगला गाना सुनते हैं, इसी फिल्म का लास्ट गाना। ये किशोर और आशा का डुएट है, जो कि ट्रेंडी, उस वक्त ट्रेंड किया हुआ तरह से बनाया गया था। अगर ये गाना मेरे लिए बजा दिया जाता, मैं कभी ना गेस करता कि ये हेमंत दा की ट्यून है, कभी गेस ही नहीं करता। खैर, इसको सुनिए, आपको कैसा लगता है ये सुनिए, पर ये ट्रेंडी गाना है, अपने टाइम का गाना, इसको भी सुन लीजिए, किशोर का। अभी तो दुआ दे के बचपन गया है, अभी दिल के लाखों फसाने बनेंगे। अभी
एक मुझसे परेशान हो तुम, अभी तो हजारों दीवाने बनेंगे, अभी तो दुआ दे के बचपन गया है, अभी दिल के लाखों फसाने बनेंगे। ठीक है, बढ़िया गाना है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हेमंत दा का म्यूजिक नहीं लगता somehow, I don't know, that's my feeling, वेरी अनहेमंतो टाइप ऑफ म्यूजिक। हालांकि सुनने में अच्छा लगता है गाना, और बड़ा बढ़िया गाया हुआ किशोर ने, किशोर तो गाते ही थे अच्छा। खैर, मैं अगली फिल्म पे आता हूँ जो इन्होंने 1979 में, जो इनकी लास्ट फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह थी इनकी, सॉरी डायरेक्शन तो नहीं, प्रोडक्शन इनकी थी, और इन्होंने लास्ट 1979 में फिल्म बनाई थी जो इन्होंने बासु चटर्जी से डायरेक्शन करवाई थी। बासु चटर्जी की शायद जिंदगी की वन ऑफ द सबसे बड़ी फ्लॉप्स ये फिल्म थी। 1979 बासु चटर्जी की बहुत बड़ी फ्लॉप। फिल्म का नाम था दो लड़के दोनों कड़के। जी, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, दो लड़के दोनों कड़के। अब ये फिल्म मैंने तो देखी हुई है, खैर आई हैव हर्ड गॉट द फिल्म, मेरे पास उसका रिकॉर्ड्स भी पड़े हैं, गाने भी। इसमें आई डू नॉट नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, बट इट वाज नॉट वॉचेबल। कुछ था नहीं इसमें, बासु चटर्जी ने क्या किया इसका मेरे को मालूम नहीं। सपोज टू बी कॉमेडी, लेकिन कुछ खास बनी नहीं थी। इसमें हेमंत दा का ये लास्ट फिल्म है उनकी जिंदगी की, और 79 के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम भी नहीं किया कभी भी। हालांकि बंगला फिल्मों में तो 86 89 तक शायद काम करते रहे थे। यस, गिवन म्यूजिक टिल 89। इसमें इन्होंने यसुदास से गाने गवाए थे, तो यसुदास का प्लेबैक इन्होंने यूज किया था फॉर हिमसेल्फ अंडर द म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ हेमंत दा। यसुदास के गाने का टुकड़ा सुनते हैं, फिर उसके बाद अगली फिल्म पे आ जाते हैं। आइए। किसे खबर कहाँ डगर जीवन की ले जाए, कब कोई सपना बिखरे यहाँ पर, कब कोई सच हो जाए। किसे खबर कहाँ डगर जीवन की ले जाए, कब कोई सपना बिखरे यहाँ पर, कब कोई सच हो जाए। किसे खबर कहाँ डगर। नाइस कॉम्पोजिशन, नाइस ट्यून, और बहुत प्यारा गाया है यसुदास ने, कितना खूबसूरती से गाया है यसुदास जी ने, और बड़ी प्यारी धुन है इसकी, अच्छा लगता है गाना सुनने में। सुनिएगा कभी इसको, गाने को अच्छी तरह, यही सोच के सुनिएगा कि हेमंत दा का लास्ट हिंदी कॉम्पोजिशन में यसुदास का गाना था जो उनकी अपनी फिल्म में था। दो लड़के दोनों कड़के के जो लिरिसिस्ट थे इस गाने के, वो योगेश थे। योगेश गेव द लिरिक्स फॉर दिस सॉन्ग। अब मैं आज की उनकी अखीरली फिल्म पे आ जाता हूँ। तो अखीरली नहीं, मैंने जो लास्ट सेलेक्ट की हुई, ये वो फिल्म थी जो उनकी जिंदगी की एक और हिट फिल्म थी, जिसने उनको पैसे बना के दिए थे। ये फिल्म उन्होंने दीप जले जाए, बंगला की फिल्म दीप जले जाए की से इंस्पायर होकर बनाई थी। फिल्म का नाम था खामोशी, 1969 की। राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, धर्मेंद्र। इसमें ओरिजिनल फिल्म जो थी वो भी असित सेन ने डायरेक्ट की थी, दीप जले जाए, और इसको भी, खामोशी को भी असित सेन ने ही डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने उसी को बुला के कहा कि तुम मेरे लिए ये फिल्म बना के दो। अगर आपने दीप जले जाए नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, सिर्फ दो रीजंस के लिए। एक, हेमंत दा का म्यूजिक, यही म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक है उस फिल्म में। दूसरा, सुचित्रा सेन जो स्टैंडर्ड सेट करती है ना एक्टिंग का, जो एक्टिंग के स्टैंडर्ड सुचित्रा सेन सेट करती हैं, वो बॉम्बे की इंडस्ट्री में देखने को ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल लगता है कि कोई हीरोइंस उस लेवल की एक्टिंग कर पाए जो सुचित्रा सेन करती है। दीप जले जाए में दिखेगा आपको ये।
अगर आप इसके ओरिजिनल को देखना चाहें तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ, मैंने ये चीज पब्लिकली मीटिंग में एक बार कही थी, जिसमें कि बहुत सारे, रंगाराव साहब तो बैठे ही थे, मगर और बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से अटैच थे। और मैंने कहा था कि अगर आप बॉम्बे का बाबू फिल्म देखते हैं ना, बॉम्बे का बाबू देवानंद की, अगर आप बॉम्बे का बाबू फिल्म देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उस फिल्म में सुचित्रा सेन ये दिखा जाती है, सिखा जाती है पूरी बॉम्बे इंडस्ट्री को कि एक्टिंग किसको कहती है, एक्टिंग किसको कहती है। ये सुचित्रा सेन का कमाल। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुचित्रा सेन हियर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट खामोशी। और खामोशी की जो ये स्टोरी है, ये दीप जले जाए से इंस्पायर थी, 69 की फिल्म थी। ये वो फिल्म थी जिसमें इन्होंने फिल्म से भी पैसे बनाए और म्यूजिक से भी पैसे बनाए। कमाल कमाल के गाने थे, गुलजार के खूबसूरत लिरिक्स, बहुत ही अच्छे लिरिक्स और अब बड़ा प्यारा म्यूजिक। फिल्म भी अच्छी थी बहुत, राजेश खन्ना भी बहुत अच्छे थे, वहीदा ने बहुत कमाल काम किया इसमें, वहीदा रहमान ने। नो कंप्लेंट्स, नो कंपैरिजंस, बट शी डिड अ ग्रेट जॉब। और इस फिल्म में इनके गाने कॉम्पोजिशन जो थी, इनकी अपनी प्रोडक्शन थी। तो ममता उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं थी सर, ममता वाज नॉट अ प्रोडक्शन, बस ममता में सुचित्रा सेन की एक्टिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत कमाल की एक्टिंग है उसके, उसमें उसके ओरिजिनल में भी बहुत कमाल की एक्टिंग है, जो उत्तर फाल्गुनी थी ममता की ओरिजिनल, उसमें भी बहुत कमाल, वो भी असित सेन की डायरेक्शन है। आइए इसका पहला गाना सुनते हैं, खामोशी का। इसको एंजॉय करते हैं, लता दी की आवाज में गाना। इस गाने के बारे में आपको गाने के बाद बताते हैं, चलिए। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू की महक। ये ऐसे लिरिक्स गुलजार के सिवा और कोई लिख ही नहीं सकता। ये ब्रांडेड गुलजार का स्टैंप है पूरी लिरिक्स के ऊपर, ठीक है कि नहीं। खामोशी सुनती है, कहा करती है। कोई खामोशी भी कभी सुनती और बोलती है, और खामोशी है जो सुनती और कहा करती है। नूर की बूंद है। क्या कमाल का लिखते थे गुलजार साहब। इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ कि असित सेन ने ये सिचुएशन, जो गाने की सिचुएशन है, ये समझा दी कि हमको ये सिचुएशन पे गाना चाहिए, और गुलजार साहब गाना लिख के आ गए। अब ये गाना भी और सिचुएशन भी सपोज टू बी अ मेल सॉन्ग ऑन राजेश खन्ना, कि ये राजेश खन्ना पर गाना बनेगा। अब हेमंत दा ने इसकी ट्यून बनानी जब शुरू की, गाने की लिरिक्स लेकर और गाना की ट्यून बनाई, तो हेमंत दा ने ट्यून बनाने के बाद कहा कि इस गाने को लता के सिवाय कोई गा ही नहीं सकता। तो फिर असित सेन ने कहा इट इज सपोज टू बी अ मेल सिचुएशन, कि आदमी गा रहा है इसको कहानी का स्टोरी में। और गुलजार ने प्रोटेस्ट किया कि मैंने तो एक आदमी की भावना से लिखे हुए गाने, औरत की भाव से नहीं लिखा हुआ है गाना। ये लिखा ही हुआ ऐसे है कि जैसे कोई आदमी मेल इस गाने में अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। हेमंत कुमार ने कहा ऑल सेड एंड डन, दिस विल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय लता। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस सॉन्ग। और गाना अब लता मंगेशकर का बन गया, और बन तो गया ही। खैर, क्या खूबसूरत गाना है। आप लोगों ने बताया ऑल टाइम फेवरेट है, भी ऑल टाइम फेवरेट। बड़ा ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है गुलजार साहब का। अगले पे आता हूँ, ये भी बड़ा प्यारा लिखा हुआ है गुलजार साहब का, इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। ये गाना आप सबको पता है, वो शाम कुछ अजीब थी, किशोर कुमार का गाया हुआ गाना, जो कि बहुत 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 बड़ा हिट गाना है, ऑल टाइम सुपर हिट गाना। इस गाने के बारे में दो बातें बताता हूँ। पहली तो ये बात बताता हूँ आपको कि इसके लिरिक्स पर ध्यान दीजिए कि गुलजार साहब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द पोएट एंड हिज माइंड, ठीक है। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। लेकिन अगले अंतरे में वो क्या लिखते हैं,
मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। पहले वो कहते हैं कि झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा अभी लिखते हैं कि मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। पहली लाइन में क्या था? दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। अब वो क्या लिखते हैं? अब वो लिखते हैं खिली हुई हंसी में एक दबी हुई सी चाह में। खिली हुई हंसी भी है एक दबी हुई सी चाह। पहले क्या लिखते हैं? लिखते हैं मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। अगले में क्या लिखते हैं? मैं जानता हूं मेरा नाम गुनगुना रही है। पहले में क्या लिखते हैं? न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है, ना जाने क्यों। अब लिखते हैं यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है। देखिए किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक ही तरह के सेम वर्ड्स को यूज कर करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स और भावना को। इस गाने में इस चीज को एंजॉय करिए। एक बात और बताता हूं, जब मैंने हेमंत दा से इस गाने के बारे में पूछा था और मैंने कहा कि दादा ये गाने तो आपने इसमें दूसरा गाना जो है आपका तुम पुकार लो वो तो आपकी अपनी आवाज में गाया हुआ गाना और एक मन्ना डे की आवाज में भी है, तो आपने इसमें किशोर को, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने जब वही बात एक ही बात है कि जब मैंने गाने को कंसीव किया था तो मुझे किशोर का ही ख्याल आया इस गाने में, तो मैंने सोचा कि किशोर की आवाज में ही होना चाहिए। तो मैंने इस गाने को रिकॉर्ड करके किशोरदा को, नोटेशन तो हम भेजते नहीं थे, किशोरदा को गाना रिकॉर्ड करके भेजते थे। मैं काश काश ऐसा होता, काश कि अमित कुमार अपने घर से ये सारी रिकॉर्डिंग्स निकाल के हमारे लिए अवेलेबल कराते, जो दूसरे दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने किशोरदा को भेजी थी गाना गाने के। सोच के देखिए क्या कमाल का ट्रेजर है वो, सोच के देखिए। खैर, तो हेमंत दा ने कहा कि मैंने ये गाना रिकॉर्ड करके किशोर को भेजा था, तो किशोर ने मुझे फोन करके कहा कि दादा आमा के मुझसे क्यों गवाना चाहते हैं आप, ये आप गाना गा लीजिए। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये गाना काका के ऊपर। तो मैंने जैसे ही उनको बोला काका के ऊपर, तो किशोर ने कहा ओहो हो काका के ऊपर गाना, ओके आई विल मैनेज, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। फिर जो उन्होंने उसको डिलीवर किया किशोर दा ने, वो उनकी अपनी डिलीवरी है। हेमंत दा कहते हैं कि वो पूरे उस मूड में आ ही गए थे कि ये काका का गाना है, आई विल टेक केयर, और उन्होंने वो टेक केयर करके ही इस गाने को डिलीवर किया है। इस गाने को एंजॉय करते हैं। वो शाम कुछ अजीब थी। आइए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। कोई किशोर कुमार का रिपर्टुआ इस गाने के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसा कमाल का गाया है, ऐसा कमाल का गाया है किशोर। ये इस तरह के गाने सुन के लगता है कि सिवाय किशोर के इन गानों को कोई डिलीवर कर ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा हुआ जो कि ये गाना किशोर से ही गवाया गया और बहुत ही खूबसूरती से गाया किशोर ने। खैर, किशोरदा तो है ही किशोरदा। आई कम टू द लास्ट एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन टुडे। मैंने आपको उनकी 8 फिल्में जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की हैं हेमंत दा ने, उनके गाने आपको सुनाए हैं। लास्ट गाना सुनेंगे जो हेमंत दा की अपनी आवाज में है, इसी फिल्म का गाना, बहुत ही सुपरहिट गाना था, बहुत ही अच्छा भी गाना था, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहें तो मुझसे जो भी पूछ सकते हैं, जो भी कमेंट्स कर सकते हैं, जब भी दिल चाहे आप बात कर सकते हैं मेरे से, और जो भी आप बोलना चाहें आई एम रेडी टू लिसन टू यू।
तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी हेमंदा के कंपोजिशंस और म्यूजिक के ऊपर, जो उन्होंने अपनी ही फिल्मों के लिए खुद होम प्रोडक्शंस में उन्होंने यूज की थी। आइए अखीरला गाना सुनते हैं और फिर आप अपने अपने माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे बात करिए जी। ओ शाम तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा। ये करेक्शन कर देता हूँ। वो जो गाना था पलातक का गाना, बंगला जीवन पूरे बोंदूरे बाय, उसमें जो शाकिर वर्ड है उसका मतलब है शुक्र करने वाला, शुक्र अदा करने वाला। लेकिन जब ये एक जगह के लिए यूज होता है तो जगह का शुक्र करना, मैंने आपको कहा ना, आई डोंट अप्रिशिएट और गेट अटैच टू अ प्लेस, वहां पर यही एप्लीकेशन शायद आ जाती है कि मैं किसी एक जगह के साथ उसकी एप्रिसिएशन करके उससे अटैच नहीं हूं। मगर ठीक है, शाकिर का मतलब है जो शुक्र अदा करता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खैर, आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ निरंजन जी, आप कुछ कहना, हाँ गुड्डू जी आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए, पहले आप बात करिए, अनम्यूट कर लीजिए। ओके या फर्स्ट ऑफ ऑल उनके हेमंत कुमार जी की पर्सनालिटी ही ही आई सपोज वाज सेम एज हिज पर्सनालिटी वाज, और उनका जो इमेज था, आई मेट हिम वंस इन लाइफ टाइम एंड आई वाज टोटली mesmerized. ही हैड कम टू माय नेबर्स हाउस और मैं स्कूल में था तभी, लेकिन उनकी आवाज, वो सफेद कुर्ता और ये डाल के आए थे, चश्मा ठीक, आई मीन मैं सिर्फ देखते रहा, मैं एक वर्ड भी बात नहीं कर सका। उसके बाद हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, हाँ उसके बाद इन 1997 in Boston there was a Marathi convention which happens every alternate year. So we were sitting in Lataji's room. There the other two sisters were also there. Rudinath was also there. तभी मैंने छेड़ा नाम इनका, हेमंत कुमार जी का, उनके पास, what do you have, I mean, what is your opinion? बोलते when we spoke to him or we sat next to him, he was like a father to us, father figure totally. But when we used to sing together, I used to get the feeling कि मैं कौन सा पूरे क्या बोलते हैं, गॉड मैन, क्या वर्ड हिंदी यूज करूं मैं, साधु। होली होली आदमी, हाँ होली साधु आदमी के साथ गाना गा रही हूँ करके, ऐसा फीलिंग टोटली आता था। एंड दैट इज व्हाट आई थॉट व्हेन आई सॉ हिम आल्सो, व्हेन आई मेट हिम। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट हेमंत कुमार जी। हाँ, क्या कहेंगे निरंजन जी आप? नहीं, मैं आपने वही भी कर रहा था। नहीं नहीं, दूसरे निरंजन जी भी हैं। मैं अच्छा मैं ओके। मैं दो तीन बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आज आपने जो कार्यक्रम पेश किया बहुत अच्छा था। उनका पर्सनालिटी, उनका म्यूजिक, उनका चॉइस ऑफ लिरिक्स सब बहुत अच्छा था। उनके वाइफ ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो पंकज मलिक से बहुत इंस्पायर हुए थे। जब वो 14-15 वर्ष के थे तो वो उनके जो पंकज मलिक के हाउस के वाल को चढ़ते हुए उनके रियाज सुनते थे, उनके वॉइस, पंकज मलिक के। उनका भी एक बेस वॉइस, बहुत मोटा वॉइस था। पंकज मलिक का भी, उनका भी बहुत अच्छा बेस वॉइस है।
और दूसरी बात, आपने ये खामोशी का जो किशोर कुमार का गाना सुनाया, उसमें उन्होंने एक बार श्री रामचंद्र और हेमंत कुमार का इंटरव्यू ले रहे थे। ये यूट्यूब में मिलता है, मैंने वही सुना था। उन्होंने कहा था कि ये राजेश खन्ना बोल रहे थे कि मुझे किशोर कुमार चाहिए, मुझे किशोर कुमार का ही चाहिए। पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले आराधना आई थे या पहले खामोशी आई थी? पहले बता देखिए, सकते हैं? आराधना के जो किशोर कुमार के गाने हैं वो 1968 में रिकॉर्ड हो गए थे। हाँ, गाने रिकॉर्ड हो गए थे आराधना के, 1968 में रिकॉर्ड हो गए थे। 69 में आराधना के गाने रिलीज हो चुके थे। हो गए। 69 के शुरू में रफी साहब ने रिकॉर्ड किए थे अपने गाने आराधना के लिए, और उसके बाद आराधना गाने रिकॉर्ड रिलीज हो गए थे। तो ये जो वो शाम कुछ अजीब थी, वो रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली आराधना के बाद ही हुई। हाँ। तो फिल्म पहले वो तो लगी कि ये लगी, पता नहीं, पर शायद आराधना पहले लगी होगी क्योंकि आराधना सुपर हिट थी। उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई होगी तो हिट हुई होगी। तो इसीलिए राजेश खन्ना ने किशोर दा की आवाज मुझसे बहुत सूट करता है, इसीलिए उन्होंने हाँ, ये बोला हो होगा। सकता है, ये हो सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? राकेश राव जी, आपने एक मैसेज भेजी थी, अगर आप कनाडा टोरंटो आ रहे हैं और मुझे मिलना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। जरूर मिलिए मुझसे। मैंने नंबर आपको शेयर किया हुआ है, 4165778178। मैं चैट में डाल सर मैं देता हूँ। जरूर आता। यहाँ पे हमारे उसमें आने से मैंने वीजा वगैरह के लिए भी मैंने जो ये किया था, ट्राई किया था, दैट गॉट सो कुछ ऐसा कुछ फंस गए हम लोग कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है अभी। तो अभी मेरे पास टाइम है। आई हैव अबाउट 15 days टू गो। इफ इट कैन बी सॉर्टेड आउट देन आई डेफिनेटली बी देयर फॉर 24 days। दैट इज व्हाट माय प्लान इज। ठीक है, मैंने आई कीप यू चैट में इन्फॉर्म्ड ऑन दिस। चैट में नंबर दे दिया, आप आ रहे हैं तो जरूर बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सर मैं एक चीज मैं ये बताना आपसे एक चीज इस शो के बारे में। आई मीन एक्चुअली दिस हैंडहेल्ड जो आपका ये जो एक तरीका है, द वे यू टेक अस अराउंड these songs, and you know like deep dive into certain parts of the songs also, like the one अभी जैसे आपने जैसे जिक्र किया था इसका ये जो सॉन्ग फ्रॉम खामोशी। एब्सोल्युटली जैसे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हाँ बिल्कुल जैसे आपने गुलजार जी के उनके जो लेखन है, उनकी शैली जो है उसके बारे में बहुत लोग बहुत चीजें बताते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, सीखने को भी मिलता है। लेकिन जिस अंदाज से आपने अभी जैसे ये बताया कि दोनों अंतरों को आपने लाइन बाय लाइन कंपेयर किया, दैट वाज अ डीप इनसाइट फॉर मी पर्सनली, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड और जैसे आपने जैसे एक चीज और बताई कि जैसे हेमंत दा के उनकी जो फिल्म्स आपने ली, 8 फिल्म्स ली आपने, बहुत सारी जगह ऐसा है कि जैसे उन्होंने खुद ना गा करके ये कहा कि साहब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये गाना किशोर को गाना चाहिए, या यहाँ पे ये गाना मन्ना डे को गाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एस डी बर्मन ने भी बहुत किया है। जैसे अभिमान पिक्चर में जब हम देखते हैं कि एक सिंगर की स्टोरी है जहां उन्होंने 3 अलग अलग सिंगर्स को 3 गाने दिए हैं, मनहर को भी दिया है, रफी साहब को भी दिया है, किशोर को दिया है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक म्यूजिक डायरेक्टर का जब रोल आ जाता है, नॉट एज अ सिंगर, आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट पर्टिकुलर सॉन्ग टू, मतलब उसमें एक मैक्सिमाइज जैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी चीज को। इसलिए शायद उस वक्त उनका कंपोजर जो है, दैट कंपोजर ओवरटेक्स द सिंगर इन देम। दैट्स व्हाट आई फील। ये और उन्होंने, वो बड़ा हेमंत दा ने मुझे बताया अच्छा ना लगता कि है। ये मैंने, हेमंत दा ने जी बताया था मुझको कि ये मैंने एस डी बर्मन से ही सीखा है, कि जी, कंपोज अच्छा, करते ओके, वक्त जिसका ख्याल, जिसके दिमाग में आपके वो ट्यून के हिसाब से जिसकी आवाज आती है, जी उस फिर जी, उसको सिंगर को चेंज मत करिए। ये चेंज बर्मन ना दा ही करें, ऐसे अच्छा, करते थे। अब वो ठीक है ना, उन्होंने जी मंजिल में तो देवानंद के ऊपर हेमंत कुमार, रफी, मन्ना डे तीनों यूज किए। मन्ना डे, या हाँ, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, ये करते मंजिल में थे, तो वो 3 है उनके ऊपर। कॉन्स्टेंटली करते थे। या वो बात एक, बात एक जी रात की में जॉनी वॉकर के ऊपर मन्ना डे और मोहम्मद रफी दोनों यूज किए हैं। तो ये करते थे। बर्मन दा यूज टू डू। किशोर कुमार और हेमंत कुमार जाल में है ना दोनों गानों में, तो ये तो करते थे ना। वो बर्मन दा तो हमेशा ही करते थे, जो गाना सूटेबल है वो उसी से गवाएंगे।
तो ये हेमंता ने मुझे बताया था कि हमने उन्हीं से सीखा है ये कि जो गाना जिससे गवाना है उसी से गाओ। जी कहिए कहिए पूर्णा जी क्या कहेंगे? एक बार ये उन्होंने बोला ना पंकज मलिक जी, तो मेरी इच्छा है कि एक बार ये आप पंकज मलिक जी और जगमोहन दोनों को साथ में लेके करें। पंकज मलिक पे जरूर करूंगा, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट हाँ है, जी, जरूर करूंगा। विद्याधर you. जी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, मैंने अपना नंबर चैट में दिया हुआ है 4165778178। जरूर कनेक्ट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। कोई और कुछ कहेंगे, कोई और बात करना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्ते हरदीप जी। क्या करूं, मैं आपसे शिकायत करूं, क्या करूं? शिकायत करो जरूर। तो भाई ऐसा आपका है हक है, कि आपका हक है। आप इतनी प्यास बढ़ा देते हो, इतनी प्यास बढ़ा देते हो ना कि बहुत तकलीफ होती है। जब आप ओपन एयर का कर रहे थे तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि हेमंत कुमार के करके आपने इतनी प्यास बढ़ाई कि यार अगर हेमंत कुमार खुद के लिए इतना करते हैं तो दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जैसे एस डी बर्मन स्पेशली, उन्होंने हेमंत कुमार को कैसे मतलब किया है। इट्स एक्सीलेंट कि हेमंत कुमार को आपने इतना बढ़िया प्रेजेंट किया है। मतलब क्या कहें इस बारे में। लेकिन फर्क ये है कि आपने सिर्फ हेमंत कुमार के प्रोडक्शन का किया है, इसमें नागिन रह गई, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो रह गई। तो मतलब अधूरा रह जाता है, प्यास बढ़ जाती है और कुछ नहीं, प्यास आप बढ़ा के जाते हो ये। मुझको हेमंता ने पूछा था, मैं जब उनके साथ बैठा था ना, बातें कर रहा था, हाँ जी, तो मुझको हाँ हेमंता जी। ने पूछा कि तुमको मेरी अच्छी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है सबसे। तो मैंने उनको कहा कि दादा मेरे को दो फिल्में सबसे अच्छी लगती हैं, बेस्ट लगती हैं आपकी दो फिल्में। तो कहते ठीक है तुम जरूर नागिन बोलोगे। मैंने कहा मैं नागिन नहीं बोलूं, मैं नागिन नहीं बोलूंगा। फिर कहते क्या बोलोगे? मैंने कहा मुझको सबसे अच्छी लगती है आपकी आनंद मठ और साहब बीबी और गुलाम। तो वो ओह सुन के माय गॉड। जरा सुन के हैरान हो गए। कहते हो अच्छा। मैंने कहा ये आपकी, मेरे नजर में ये दो बेस्ट हैं आपकी, आनंद मठ और साहब बीबी गुलाम। तो ये सर मैंने साहिब दादा बीबी को गुलाम कहा तो था आई उनके। ऑल्सो सैल्यूट। आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट आई लाइक दिस मोस्ट। लेकिन अब क्या है, देखिए संगीत जो है ना वो इतनी प्यारी चीज है कि हम किसी एक के साथ तो प्यार कर ही नहीं सकते, सभी के साथ करना पड़ता है। और ये जितने लोग बना के गए हैं ना वो हमारे लिए ही तो बना के गए हैं ना, हमारे एंजॉय करने हाँ के लिए सर, बनाए गए हैं। खजाना, तो खजाना हमारे है, लिए तो छोड़ खजाना गए सर। ना। तो हम अगर उस यस। खजाने में से मोती नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चले? आपको उनकी कोहरा मूवी अच्छी नहीं लगी? कोहरा हाँ, कोहरा। ठीक थी फिल्म, उसमें खराबी क्या थी? अच्छी थी। नहीं नहीं, गाने आप बोल रहे हैं ना, गाने अच्छे थे उस मूवी के। बहुत अच्छे गाने थे, हाँ बहुत अच्छे गाने थे। ये नैन डरे डरे, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ। सर एक बात और भी है, हाँ जी अभी हरदीप। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। देखिए आप बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर सर प्लीज 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 अधूरी प्यास मत छोड़ा कीजिए। ये बहुत तकलीफ देती है सर, बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि यार काश ये भी मिल जाता, काश। क्योंकि ओपन एयर का आपने किया सिर्फ सिलेक्टेड गुरुदत्त फिल्म्स के साथ, और चेतन आनंद का भी आपने किया। अब क्या हो जाता है कि देर आर सो मेनी फील्ड्स लाइक दैट, आप करेंगे हर सर, फील्ड को बड़े प्यार से, अब सर एक एक करके करूंगा, सारे फील्ड्स कवर करूंगा एक नहीं एक बहुत बहुत प्यार से आप करते हैं। हम लोग को हर फ्राइडे सेकंड का इंतजार रहता है कि कब होगा, कब होगा। एंड करके। इट इज ए प्लेजर टू सी यू एंड हियर यू। 29th को मैं प्रोग्राम करूंगा मुबारक बेगम के ऊपर। 29th एक्सीलेंट। 29th मार्च जो फ्राइडे आएगा अगला, एक फ्राइडे के बाद मैं करूंगा मुबारक बेगम के ऊपर। तो उसमें भी मुझे मेरे ख्याल ज्वाइन है कोई करिएगा। किसी ने उसको कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है, क्या करें। अब ये मुझे जो अच्छे लगती है ना चीजें, मैं वो प्रेजेंट करता हूँ बस। जो जिसके बारे में मेरा दिल करता है कि मैं करूं, मैं वो करता हूँ बस। दैट इज व्हाई इट इज यूनिक। पीयूष शर्मा इज यूनिक। होना चाहिए ना सर। अरिंदम जी नहीं कुछ नहीं, यू आर कहेंगे आज के यूनिक सर। प्रोग्राम के बारे में? अरिंदम जी बस एक ही बात कहूंगा पीयूष जी कि थैंक यू, बस आप और कुछ कहने लायक है ही नहीं। आपने इतना
इतना शानदार अपने सारा कुछ प्रेजेंट किया, और जो आपके एनेक्डोट्स होते, गाने तो खैर है ही, मतलब नायाब हीरे आप चुन के लाते हैं, और जो उसके साथ जो आपके जो एक्सपीरियंस और सारे स्टॉलवर्ड्स के साथ आपके जो मतलब इंटरेक्शन के जो बातें आप करते हैं वो कमाल के। इसीलिए हम मतलब पेशेंटली वेट करते हैं पूरे फोर्टनाइट की आपका प्रोग्राम जो है उसमें शामिल हो सकूं। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, अगले का इंतजार रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। उन्होंने 1952 में आनंदमठ से फिल्म करियर शुरू किया था जी। तो उससे पहले भी उन्होंने सोलो गाने बहुत गाए थे हिंदी में। जी गाए 1944 से। हाँ बिल्कुल गाए। उनका भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने जो सोलोज 1944 से गाए हैं वो बंगाल बेस्ड हिंदी फिल्म्स में गाए हैं। उनकी प्रोडक्शन कलकत्ता में होती थी, वो गाए। लेकिन बॉम्बे आने के बाद उन्होंने जो गाए हैं वो आनंद मठ से ही शुरू की, तो वो उनका समझना पड़ेगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो उनकी जिंदगी का पहला रिकॉर्ड है ना, जो उन्होंने रिकॉर्डेड गाना उन्होंने फर्स्ट गाया जिंदगी में, बंगला गाना, वो उन्होंने गाया है फिल्म राजकुमारी निर्बाशो 1940। उसका म्यूजिक एस.डी. बर्मन का ही था। बंगला फिल्म का भी म्यूजिक एस.डी. बर्मन का था, और उनको गाना हेमंत का पहला, जिंदगी का पहला रिकॉर्ड है। तो बर्मन दा हेमंत को और हेमंत की आवाज को तब से अच्छी तरह पहचानते थे। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी। मैंने आपका पूरा प्रोग्राम मिस किया। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि आपका प्रोग्राम है, मैं रोड पर थी, मैं ऑन करने वाली थी और मैं गिर गई। ओहो। इतना वो आपका अटेंड करने का इतना था मुझे कि मैं मिस नहीं करना चाहती थी। मैं गिर गई और सब मुझे जैसे तैसे घर लेकर आए, और अभी मैं ऑन कर पाई। सब लोग गए, उसके बाद में ऑन कर पाई। पूरा आपका मिस कर दिया मैंने। ओहो, so sorry, so sorry. I hope you are feeling all right. Now it is okay. तबीयत ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। पर मैंने आपका मिस कर दिया प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिए, मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग तो हमेशा अवेलेबल होती है। अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप भेजेंगी तो मैं डायरेक्टली आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं आपके साथ हूँ ग्रुप में, देवानंद जी वाले में। अच्छा ठीक है, मैं आपको भिजवा दूंगा। पर उस ग्रुप में तो मैं पोस्ट नहीं करूंगा इस चीज को, लेकिन नहीं अगर आप उस ग्रुप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। कोई और बात करेंगे? नहीं करना चाहती थी। कोई और कुछ कहेंगे? हाँ, मैं एक छोटा सा बात करूंगा। हाँ जी। आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया। आजकल पहले इतना नहीं था कि किशोर कुमार बेटर के रफी बेटर वगैरह। उस दिन 4-5 दिन पहले मैंने ऐसा सुना, तो मैंने उनको बोला ये सब बहस बंद करो। यू थैंक गॉड कि अंडर when I mean you were born in a time where you could listen to all this kind that included Hemant Kumar, Talat Mahmood, Mukesh. इसमें क्या कुछ कमी थी? सैगल साहब वगैरह, ये वैरायटी थी। You get the pleasure out of that और be happy. कंपैरिजन में कुछ मजा नहीं आता। अब देखिए आज की जो आवाजें हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ। आज की जो आवाजें चलती हैं, जो गाने चलते हैं, किसी गाने को किसी के साथ आइडेंटिफाई कर आप इस तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप नहीं सुन सकते और जो पुराने गाने वो गा के गए हैं उसमें बेटर वर्स को मत ढूंढिए, उनकी यूनिकनेस देखिए और हर एक को एंजॉय करिए। करेक्ट। हर एक को एंजॉय करिए। ऑल ऑफ देम आर एक्सीलेंट, नहीं तो वो टिकते ही नहीं। दे आर ऑल एक्सीलेंट। यस करेक्ट। उस जमाने में एक्सीलेंस के बाद कोई टिकता ही नहीं था अगर नहीं थी एक्सीलेंस। राइट। और कोई कुछ कहेंगे? नहीं साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ एज यूजुअल। थैंक यू। आई एम अ फ्रेंड ऑफ निर्मल पोफालिया साहब, एज ही टोल्ड यू। हाँ ठीक है। हाँ, वो आज नहीं आ सके, वो लिसन टू योर रिकॉर्डिंग। हाँ वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ 29th को ज्वाइन करिए, सेम टाइम, बिल्कुल सेम लिंक, एवरीथिंग इज सेम। 29 को ज्वाइन करिए, वी विल टॉक अबाउट मुबारक बेगम। थैंक यू सो मच शुक्रिया यूनिक साहब, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।